बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ सबीन फारूक तो हैं ही, बादल भी हैं। इस्लामाबाद में बादल हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा सबीन, कल शाम क्या हुआ? इट वाज वेरी, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, अनप्रिडिक्टेबल था। कल का जो वेदर अचानक से हो गया कि यहाँ पर बैठे हुए और बाहर से बारिश की आवाज़, तेज बारिश और बिल्कुल रात का समय हो गया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल बादल, काले बादल आ चुके थे और समझ नहीं आ रही थी कि दिन का वक्त है या शाम का वक्त है या फिर रात का वक्त। और आज भी कह रहे हैं कि बादल अभी और बरसेंगे। हाँ जी, महकमा मौसमियात ने पेशन गोई कर दी है कि जुड़वा शहरों में गुज़िश्ता रोज बादल जमकर बरसे, लेकिन अब आज दोबारा बरसे। बिल्कुल ऐसे ही है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश तो हुई, सभी जालाबारी भी हुई थी। मौसम ठंडा हो गया तो फिर लोग सवाल ये कर रहे, वो जो हीटर भी रख दिया, वो जो गर्म कपड़े भी रख दिए, वो जो रज़ाई भी पैक कर दिया, अब क्या करें? तो बच्चों वाले घर में जरा ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर फौरन आप निकाल लेते हैं रज़ाई। लेकिन हाँ, कराची चले जाएं अगर हम सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ फिर आपको गर्मी नजर आती है, वहाँ ज़्यादा ठंड नहीं है। तो जो दोस्त वहाँ के हैं, जब उनको बता रहे थे यार बहुत ठंड है यहाँ पे, तो कहते हैं अच्छा मतलब ठंड वापस आ गया। अच्छा, वैसे मौसम के मामले में हर शहर की अगर बात की जाए, कोई किसी से रिलेट नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता। कराची चले जाए, वो कहते हैं जब पंखे चल रहे हैं अब तो एसी चलना शुरू हो गए ऑब्वियसली वहाँ पे। और यहाँ की अगर बात की जाए, कल दोबारा से इतना ठंडा मौसम था कि रजाइयाँ बाहर आ चुकी हैं। यानी सर्दी ने एक बार फिर कलाबाजी खाई। कलाबाजी खाई। ये सर्दी इस बार बहुत कलाबाजियाँ खा रही है, मैं बता रहा हूँ। क्यों कर रही है इतनी, बहुत शरारती होगी इस बार। नहीं, तसल्ली से आप रहें, अगर जाना तो फिर हम आपको सी ऑफ करते हैं। Exactly. तसल्ली के साथ मतलब पैक हमें करके बता दें, हमें सिर्फ बता दें कि आप चाहती क्या हैं। Exactly. अच्छा, इसके अलावा सभी जुड़वा शहरों की बात की, कराची की बात की, बाकी शहर भी फैसलाबाद, चिन्योट, तलागंग, गोजरा, टेक्सला, वाकंड, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हुई थी। और अगर हम केपी की साइड की बात करें, पेशावर, डेरा इस्माइल खान, यहाँ बारिश बल्कि छोड़ें, पेशावर किस्सा खानी बाजार आपको दिखाते हैं। ऐसा लगा किस्सा खानी बाजार जैसे कि वहां पर मरी का माल रोड है। ये देखें, कैन यू बिलीव कि किस्सा खानी बाजार है? ये हुई यालाबारी है, लेकिन लग ऐसे रहा जैसे स्नोफॉल हुई है। Exactly. फिर जो शहरी थे वहां के, उन्होंने बनाए बर्फ के गोले और ये मारे एक दूसरे को, खेला मारे। ये देखे ना, कहीं से लगता है आपको किस्सा खानी बाजार पेशावर का। आई होप किसी ने खाई ना हो। अच्छा, बस जब भी के नहीं खाई हो, ओले भी बड़े, ऐसा होता है जब ओले पड़ रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे उसको लेते हैं, हल्का सा धोते हैं और खाना भी शुरू कर देते हैं। ऐसी इतनी सारी वीडियोस आ रही होती हैं सामने। एनीहाउ इट वाज वेरी इररिलेवेंट। अच्छा, ओके। मैं एक्चुअली उसको फील करना शुरू हो गया था कि क्रंची होगा, क्रंची होगा। नेक्स्ट टाइम चलें, आप ट्राई भी कीजिएगा, वीडियो बनाएगा, हमें दिखाएगा, हम ना मैं करूंगा और ना मैं इसको एडवोकेट करूंगा, मैं आपको भी रोकूंगा ऐसा काम नहीं करना। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बाज़ अगर नहीं कर रहे होते। हुकूमत भी कुछ ऐसे करने जा रही है। नहीं, वो एक्सपेक्टेड है। हम 2-3 रोज से बात कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, तैयारी हो रही है जनाब। आज रात 12 बजे से ये अभी इम्कान है, जरा ऐलान गवर्नमेंट ने करना है कि 10 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान है पेट्रोल और डीजल। इसके बारे में कहा जा रहा है कि 1 रुपए 30 पैसे इसमें डिफरेंस आ सकता है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट हाँ, ऑब्वियसली ये चीज़ें जब सामने पता होता है कि जी ज़्यादा होने वाला है या कमी होने वाली है, तो वो एक्सपेक्टेड होता है और पता चल रहा होता है। लेकिन जाहिर है आज इसका फैसला होगा और फिर जाहिर है ऐलान ऑफिशियली होगा। बिल्कुल ऐसे है। चलें अब बात करते हैं भिखारियों की। ठीक है, का मुकरमा में 4345 भिखारी गिरफ्तार किए गए हैं और हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर महकमा इंसाफ गदागरी की टीमें जो तैनात की गई हैं। और रमज़ान में देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले गदागर बड़ी तादाद में मक्का पहुँच जाते हैं और फिर वो ज़ाहिर है बड़े तरीके से लोगों से वो बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि क्रैकडाउन हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर मरतबा होता है और इस मरतबा भी हुआ। दे मेक श्योर कि ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पर ना चले। अभी देखें जिस मुल्क से गए होंगे उस मुल्क की कितनी बदनामी है। आप ये देखें, वो लगवाते हैं उम्रा वीज़ा और काम क्या करते हैं, उम्रा तो चलो करते ही होंगे, लेकिन ऐसे उम्र और ये हर ममालिक का ऐसे होता है। हर डिफरेंट ममालिक की ऐसी चीज़ें सामने आ रही होती है कि उम्रे का वीज़ा लगाते हैं, ज़ाहिर उनको वीज़ा मिल जाता है। जब यहाँ पर आते हैं, अब नहीं पता उम्रा करते हैं या नहीं करते, नहीं हमें नहीं पता, लेकिन एट द सेम टाइम जो चीज़ पॉइंट आउट करने वाली है वो ये कि आप वहाँ जाकर भीख मांग रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं ऐसी खबरें आ भी रही हैं। वो पाकिस्तान से भी है, वो बांग्लादेश से भी है, वो इंडिया से भी है, वो और ममालिक से। इंडिया की आप बात करें, वहाँ पर तो जिस तरह हम डिजिटल दौर की बात करें, वहाँ के भिखारी भी डिजिटल हो चुके हैं।
अब भिखारियों ने ये किया है शुएब कि अपनी जो एक भिखारी को देखा जा सकता है कि भीख मांग रहा है, लेकिन साथ में उसने टी शर्ट पर QR कोड प्रिंट करवाया हुआ है कि शहरी अगर वो कोड को स्कैन करें, कोड को जैसे स्कैन करेंगे तो ऑनलाइन जो है वो पैसे उनको ट्रांसफर हो जाएंगे। सो अब वो इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि अब वो कहते हैं कि जनाब अब हर चीज डिजिटल है तो भीख क्यों ना डिजिटल मांगी जाए। अब ये नहीं कह सकते हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास खुले नहीं है, हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास कार्ड है। उन्होंने इसका भी ना एक हल निकाल चुका है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये इसको डिस्करेज क्यों नहीं किया गया। वो साथ फोन पे भिखारी बात भी कर रहा है किसी से, नहीं बात कर रहे हैं, कान पे खारिश कर रहे हैं, नहीं फोन पे बात कर रहे हैं, फोन निकाले उससे, लेकिन जो दूसरा शख्स है वो एक्चुअली वो स्कैन कर रहा है। यानी भिखारी जो है ना कोई ज्यादा ही वहाँ के तेज हो गए हैं। चलें आगे बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। हमारा सेगमेंट मजेदार पकवान, और आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, मुझे लगता है सबीन के आज कुछ सीख कबाब के साथ एडिशनल कुछ चीज बन रही है। तो आज बारबेक्यू है जी? नहीं बारबेक्यू नहीं कह सकते, नहीं है क्योंकि वो कुछ मसाले के वो जो आइटम्स होते हैं ना वो सारे मौजूद हैं किचन में। चलें जी, तो फिर हम बढ़ते हैं सबा की जानिब और सबा हमें बताएंगी कि क्या है आज हमारे किचन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, इतना प्यारा सलाम किया आपने, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबा आज क्या बन रहा है? बारबेक्यू नहीं है, शुएब ने क्या गेस किया? सीख कबाब के साथ कुछ के साथ कुछ हाँ। तो पहले बता दीजिएगा सीख कबाब भी है या नहीं? प्री बारबेक्यूड है वो, और हम लोग सबरोसो के यूज़ कर रहे हैं सीख कबाब, उसी पे नजर पड़ी थी। हम थोड़ा एलिवेट करेंगे क्योंकि अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहें तो सीख कबाब घर पे भी बन सकते हैं, हम बनाते रहते हैं, लेकिन वो सारी मेहनत आपकी काइंड ऑफ सबरोसो ने ना इजी कर दी है कि आप स्टोर बॉट लेकर आएँ अच्छी क्वालिटी का, गुड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ये लोग बनाते हैं ज़बरदस्त से सीख कबाब। घर पे लाइए और इस तरह से इसको ग्रेवी बना के और सर्व करें, ताकि वो फिर आपकी एक प्लेन ड्राई डिश नहीं होगी, वो आपकी एक मेन डिश भी हो सकती है, क्योंकि ग्रेवी होगी। आप उसको रोगनी नान के साथ सर्व करें, पराठा के साथ सर्व करें, जो भी आपको पसंद है। ये मैंने सीख कबाब लिए थे, ये कुक्ड हैं, ये प्री कुक्ड हैं, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यू कैन सी चार्ड भी हैं, ये फ्राइड भी हैं, तो इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना फ्लेम, और फ्लेम के बाद हम मसाले की बेस ऐड कर देंगे, जिसमें सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास डालडा का कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1/4 ऑफ अ कप, और इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। 2 से 3 प्याज का आपने पेस्ट ऐड करना है, 2 से 3 प्याज और 2 से 3 टमाटर। मेजरिंग में आपके पास कार्ड पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है डिफरेंट साइजेस के होते हैं, या तो मैं ग्राम्स में बात करती हूँ, इसलिए फिर मुझे ग्राम्स यूज़ करना ज़्यादा सही लगता है कि फिर किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे टमाटर का प्यूरे। अच्छा, प्याज और टमाटर के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा पानी, यानी 1/4 कप डाल के उसको ब्लेंड करके रख दिया था पहले से, और इसके अंदर प्याज और टमाटर दोनों चले गए हैं। अब इसके अंदर एरोमेटिक्स जाना शुरू होंगे, जिसमें सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट आ जाएगा, और थोड़ा सा इसको भुनाई की तरफ यानी भूनेंगे थोड़ा सा, और फिर मसाले ऐड करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत लिक्विडी है, तो विच इज़ फाइन। वी वांट ग्रेवी, वी आर लुकिंग फॉर ग्रेवी, तो ये सही है, ये होता रहेगा। मीनवाइल हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट रेसिपी है हमारी फालूदा कस्टर्ड। इधर आ गए हम, 500 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क ऐड कर दिया है पैन में। इसको थोड़ा सा सिमर होने देंगे, और जैसे ही ये सिमरिंग पॉइंट पे आएगा तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है 1 टेबलस्पून ऑफ custard powder, vanilla custard, banana custard, mango custard. There are so many flavors available in the market. Whatever you like, होता है ना, आपकी चूज़ है, आपको जो अच्छा लगता है वो लें। Let's start with the spices. हमारे पास है तकरीबन 1 tablespoon लाल चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, 1 tablespoon salt, और गरम मसाला है, जिसमें आपको पता है सारे घर का गरम मसाला होना पिसा हुआ बेस्ट है, पैकेट वाला यूज़। मेथी हम आखिर में ऐड करेंगे, और इसके अंदर हम डाल देंगे काली मिर्च भी हमने 1 टीस्पून के करीब डाल दी है, हल्दी 1 टीस्पून के करीब डालेंगे, और
ये है लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। तब वैसे कभी ऐसी गड़बड़ होती है कि अगर 2 चूल्हों पे आपने एक आप डिश बना रही हैं, ग्रेवी यानी सेवरी, और दूसरी जो है वो स्वीट डिश है, तो कहीं गड़बड़ हो जाए ना? हाँ, चीनी की जगह नमक डाल दिया और नमक की जगह चीनी डाल दी। नहीं बहुत पहले कभी जब अगर कुकिंग स्टार्ट की थी तो हो सकता है। अच्छा जी, अब इसमें हम दही, फेंटा हुआ दही है, मैं शो से पहले खड़ी हुई इधर इसको फोर्क से फेंट रही थी, इसको फोर्क से फेंट के और इसमें ऐड कर दें। ये मजे का लफ्ज़ है। 1/4 कप मैंने वैसे रेसिपी कार्ड पे लिखा हुआ है। फेंटी लगा दो उसको। दही की फेंटी लगा दो। दही के लगा लें, किसी और क्या नाम है, जितना गुस्सा हो दही में निकाल दो, फेंट लो। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा दही ऐड हो गया है और मिल्क भी सिमर हो रहा है, तो अब थोड़ी देर के लिए हम इसको रखेंगे और मिल्क की तरफ आ जाएंगे। इसको आहिस्ता कर देते हैं और हम मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है विस्क, इसको भी आहिस्ता कर देते हैं। विस्क और मेरा सीजनल कस्टर्ड पाउडर इधर रखा हुआ है 1 टेबलस्पून। आप बाय द वे ये रेसिपी अगर एग्स के साथ बनाना चाहें ना तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें आपने ये करना है कि एग्स लेने हैं, एग योक्स लेने हैं और चीनी लेनी है और उसको आपस में यानी मिक्स करके और उसको रख देना है साइड पे। फिर दूध गर्म करके, और दूध के अंदर आपने क्या करना है कि दूध गर्म करके और फिर उसके अंदर आपने क्या करना है कि गरम दूध के अंदर डायरेक्ट एग योक और चीनी का मिक्सचर नहीं डालना है, क्योंकि अंडा तो स्क्रैम्बल करता है ना, वो आपका अंडा स्क्रैम्बल कर जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया है, देखें नाइस। और इसके अंदर मैंने बकाया लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक ऐड कर दिया था। नहीं, मिर्च तो आप कोई नहीं छोड़ती। थोड़ा सा ओड़ा है। कराची वाले वैसे मिर्चों के शौकीन होते हैं काफी ज्यादा। घर पे मैं लिहाज करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने औलाद नहीं रखा। और इसके अंदर हाँ, शौकीन भी होते हैं। फ्लेवर प्रोफाइल आपका डिपेंड करता है कि ऑडियंस किस तरह की है, किसको किस तरह का खाना पसंद है। अगर मैं घर पे बना रही होंगी तो मैं मिर्च पे बहुत हल्का हाथ रखूँगी, क्योंकि मैं खुद और मेरे घर वाले इतना शौक से नहीं खाते हैं मिर्चें। और इसको हम थोड़ी देर चलने देंगे, और सिंस ये इधर उधर उड़ रहा है तो इसको हल्की सी लिड लगा देंगे ताकि ये ज़्यादा ना उड़े। हम एक काम करते हैं, अपनी यहाँ पे जग प्रेप कर लेते हैं। जग के अंदर हम ऐड कर रहे हैं जेलीज। अच्छा, फ्रूट जेली मैंने आपके रेसिपी कार्ड पे लिखा हुआ है। अगेन कोई भी घर पे अवेलेबल फ्रूट जेली है तो वो यूज़ कर लें। मेरे पास ब्लूबेरी थी तो मैं ब्लूबेरी यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अपने ये क्या होते हैं, तुख्म बालंगा, बेसिल सीड्स। यस, बेसिल सीड्स। अच्छा जी, ये हो गया है। मैंने यहाँ पे हस्बे ज़ायका चीनी भी ऐड करनी है, तो ये चीनी ऐड करके एक स्टर कर देते हैं ताकि ये घुल जाए। और ये कस्टर्ड थोड़ा क्या, ये बहुत गर्म है, अभी अभी बंद किया है चूल्हा, तो इसको खुला ही रखते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। चीनी घुल गई है। अब सिंस ये बहुत गर्म है और जेली के अंदर अगर आप गरम गरम कस्टर्ड डालेंगे ना तो वो पिघल जाएगी। सो हम बस वेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं बस बर्फ़ ऐड करूँगी उस प्रोसेस के लिए। मैं इसके अंदर बर्फ़ ऐड करूँगी। मैं ये कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐड करूँगी इधर ताकि ये चलें जी। मैंने सिर्फ उस तरफ ऐड किया है ताकि मैंने ना फालूदा के नूडल्स ऐड करने थे जो कि पानी में रखे हुए थे। आई एम रियली स्ट्रगलिंग हार्ड विद द बर्फ, बट हियर इट इज। यस, इसको डिश आउट कर देते हैं। अच्छा, आखिर में मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा जूलियन हुआ हुआ जिंजर और हरी मिर्च। हाँ, मैं सोच रहा था कि लाल मिर्च डल गई, काली मिर्च डल गई, सब्ज मिर्च कब डलेगी? अदरक और सब्ज मिर्च। यस, वो भी आ गई। चलिए, और फिर हम इसको यहाँ उतार देते हैं। ग्रेट, नहीं, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस।
अच्छा, इसके अंदर अब मेरे पास अगेन थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए चीज़ें रखी हुई थी, तो मैं ऊपर से डाल दूंगी ताकि हम पहले आंखों से खाते हैं वाला कटी हुई अदरक पूरा हो जाए। साथ में आपने डाल दिया है गालिबन धनिया। यस, बस ये गार्निशिंग के लिए ये प्री कट वेजीज हैं ताकि इट जस्ट ब्यूटिफाइज। खीरा भी डाल दिया अंदर। करे हाँ, ये धुआं यहाँ से निकल रहा है। मैं सोचा जग में तो बर्फ डाली है, धुआं क्यों आ रहा है? रोजा लग रहा है सबक, कोई बात नहीं, हो जाता है, हम सबके साथ होता है कुछ ना कुछ। ये देखें, ये टुवर्ड्स द एंड आ गया है इसमें से चीज़ें ऊपर। अब मैं दूसरे ग्लास के लिए भी ना हाथ से उठा के ऐड कर देती हूँ इसमें। नीचे बैठी हुई होती है, पता है नॉर्मली इस तरह की जो ड्रिंक्स होती है ना उसको आपने स्टर करते करते डालना होता है। इसमें अभी बर्फ़ थी ना तो मैं ज़्यादा इसके साथ छेड़खानी कर रही नहीं थी कि वो फिर इधर उधर उड़ा रही होती है चीज़ें। ओके, द ड्रिंक इज रेडी एंड जो सीख कबाब कढ़ाई कह दूं इसको? नहीं, आई थिंक ड्रिंक्स का मतलब तकरीबन। ओके, इट लुक्स यमी, इट लुक्स यमी, नो डाउट। सबा थैंक यू सो मच, और नाज़रीन ज़रूर इसका फीडबैक भी मैं देंगे। अगेन मैं कहूँगा कि ड्रिंक तो आई थिंक बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा, इसके ड्रिंकेबल कस्टर्ड। आपके बच्चों को बड़ा पसंद है। कलर बहुत मजे का ना, उसमें ब्लू कलर जो ऐड की जेली का, वो तो बहुत ही मजे का लग रहा था। एंड देन अगेन कि कबाब मौजूद है आपके पास, आपको कोई ग्रेवी बनानी है तो आपने उसमें मसाला बनाया, कबाब ऐड की, चाहे गोला कबाब डालें, चाहे उसमें टिक्का डाल दें, कुछ भी डाल दें, जो सब रोज़ा के बहुत से आइटम्स हैं। यस, इनोवेशन लेकर आए, ट्राई करें, फीडबैक दें। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाना। सबा थैंक यू वंस अगेन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सबीन तुर्की जाने का इत्तेफाक हुआ? सबीन कभी तुर्किया नहीं गई। सबीन कभी तुर्किया नहीं गई? नहीं, मैं नहीं गई। आई विश कि मैं जाऊं इंशाल्लाह। अगर आपके पैसे बचा लूं? कैसे, क्यों? आया सूफिया अगर मतलब क्यों नहीं, मतलब कैसे? पर क्यों नहीं क्वेश्चन होना चाहिए। तुर्की की मस्जिद आया सूफिया, और वहाँ आप जाने के लिए ज़ाहिर वीजा चाहिए, आप जाएंगी, पूरे आप जाएंगे, फिर आप ज़ाहिर विजिट करेंगे, स्टे है, एवरीथिंग, सिर्फ वो एक उसका नज़ारे लेने के लिए। पंजाब का शहर जलालपुर भटियां, यहाँ पे आप चले जाएं, तुर्की की मस्जिद आया सूफिया की तर्ज पर खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है, तो आपको बिल्कुल फील आएगी जैसे आप तुर्की में मौजूद हैं। आपको एक पैकेज दिखाते हैं। 28 गुंबद और 4 मीनार, कुशादा सहन, 10,000 नमाजियों की गुंजाइश। जलालपुर भटिया से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या इस खूबसूरत मस्जिद को देखकर तुर्की की आया सोफिया मस्जिद जहन में आ जाती है। 2 एकड़ के रकबे पर तामीर की गई मस्जिद अपनी मदद आपके तहत करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हुई। मर्दान के शुमाली इलाका जात का पत्थर इस्तेमाल किया गया तो शीशे का खूबसूरत काम मुल्तान के कारीगरों के हाथों का कमाल है। दयार की लकड़ी से बनाए गए दरवाजे चिन्योट के कारीगरों की महारत का पता देते हैं। ये खिलाफत उस्मानिया की एक यादगार है, तुर्की में आया सूफिया के तर्ज पर हमने ये मस्जिद बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 10,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। खाने की और साफ पानी की और दवाई की यहाँ पर सहूलत मौजूद है। मस्जिद का फवारा इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। मस्जिद में फ्री डिस्पेंसरी भी कायम की गई है, जहाँ मरीजों का फ्री चेकअप किया जाता है और अद्वियात भी फराहम की जाती है। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद नवाज, हम न्यूज, जलालपुर भटिया। खेल की बात करते हैं, क्रिकेट का जिक्र करते हैं। पीसीबी ने बाबर आजम को एक बार फिर कौमी टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। ज़ाहिर से बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि जो पहले हटाया था क्या वो गलत था या अब जो लगा रहे हैं ये फैसला गलत है। सवाल ये भी हो रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी क्या पहले इम्तिहान में नाकाम हो गए थे इसलिए ये फैसला किया गया। फिर कुछ और चीज़ें सामने आती हैं कि शायद टीम में ग्रुपिंग है और उसका नुकसान ज़ाहिर है खेल को होता है। एनीवेज इस एलामे में कहा गया कि बाबर आजम वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे और ये कहा जा रहा है कि पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी परसों रात काकुल पहुंची और बोर्ड के फैसले पर शाहीन शाह अफरीदी को एतमाद मिले, जिसके बाद मुतफ़िक़ा राय से बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने की तजवीज़ पेश की गई और ज़रा वो उन्होंने कबूल कर ली। इस पर बात भी करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग मौजूद। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शोएब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेग साहब जरा बताइएगा कैसे देखते हैं आप पीसीबी के इस फैसले को? सबीन देखें, पहले तो गलत हटाया था, जो गुज़िश्ता साल नवंबर में बाबर आजम को हटाया था वो गलत हटाया था और अब शाहीन शाह अफरीदी को गलत हटाया गया। बाबर आजम जब कप्तान बने थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तो उस वक्त सरफराज अहमद को गलत हटाया गया था 2019 के वर्ल्ड कप के बाद और बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया और उनको 4 साल दिए गए। तो इसका मतलब यह है कि मुस्तकिल मिजाजी थी। लेकिन फिर उसके बाद अचानक क्या हो गया, जब ज़का अशरफ साहब आए और उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया,
वाइट बॉल क्रिकेट की और फिर उन्होंने खुद भी रेड बॉल क्रिकेट से दस्तबरदार होने का फैसला किया। तो मेरे ख्याल में उस वक्त ये फैसला गलत था। एक आदमी 4 साल से कप्तानी करता चला आ रहा था, उसको कप्तान बनाते, और अगर शाहीन शाह अफरीदी को आपने लेकर चलना था तो उसको वाइस कैप्टन बनाते। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी मैं समझता हूँ ज्यादती हुई है कि ये म्यूजिकल चेयर का गेम नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में। एक कप्तान है, उसे कप्तान रहने दें, उसे मौका फराहम करें। बाबर आजम को गलत हटाया, शाहीन अफरीदी को गलत हटाया, लेकिन अब बाबर आजम के लिए मौका है। जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, और फिर उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, फिर हम जा रहे हैं इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने। बाबर पे ये इल्जाम था शोएब के वो दोस्तों यारों को नवाज रहे थे, जिसकी वजह से बाज उनके ताल्लुकात थे खिलाड़ियों के साथ, उनके कनेक्शन अच्छे हो गए थे, तो शायद ज़का अशरफ उसको तोड़ना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने हटाया। लेकिन अब बाबर चूंकि एक मरतबा फिर आए, उन्हें इन तमाम चीज़ों को जो है नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट पर तवज्जो देनी होगी और उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। यानी बेग साहब, हटाना हमेशा गलत रहा, जिसको भी हटाया गया, जब भी हटाया गया। यही अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का शोएब। एक आदमी आता है, कोई भी नया चेयरमैन आएगा, वो अपने फैसले खुद ही करने लग जाता है, तो ये अलमिया है। हालांकि 2019 में जब सरफराज अहमद, तो वो तो एहसान मानी के दाएं जानिब बैठे हुए थे और एहसान मानी ने कह दिया था कि वर्ल्ड कप के बाद भी ये हमारे कप्तान रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद सरफराज को हटा दिया गया और अचानक बाबर आजम कप्तान बन गए। हालांकि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए सिर्फ 4 साल का अरसा हुआ था, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन चले, बाबर आजम आए, उन्होंने सीखा। अभी आपका जो पैकेज था उस्मान खान का, उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस T20 में एज अ कैप्टन बड़ी जबरदस्त रही, तो मेरे ख्याल में उनको हटाना नहीं चाहिए था। लेकिन अब एक कड़ा इम्तिहान है, दोबारा से बाबर आजम की वापसी हुई, और खास बात यह है कि रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान उन्हें नहीं बनाया गया। रेड बॉल क्रिकेट के कप्तान शान मसूद रहेंगे। अभी PCB ने क्लैरिफाई तो नहीं किया है, लेकिन अगस्त में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है, तो शान मसूद ही रेड बॉल क्रिकेट के कप्तान होंगे। लेकिन फिर नवंबर में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहां वनडे और T20 खेलने, तो बाबर आजम एक मरतबा फिर कप्तान होंगे। अब आप देखें ना, उनकी कप्तानी में हम एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, नहीं जीत सके। फिर उसके अलावा हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, हम हार गए। उसके अलावा जो दुबई में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके हम सेमीफाइनल में हार गए। और बाबर आजम फिर जो उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी उनकी कप्तानी को अगर आप देखें तो मिली जुली कारकर्दगी रही, लेकिन T20 में उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिम एज अ कैप्टन इन द कमिंग डेज, इंशाल्लाह। अच्छा बेग साहब, अब टीम में ग्रुपिंग की भी कुछ खबरें ऐसी आ रही थी, लेकिन जाहिर है पिछले रोज देखा जाए तो काकूल से भी कुछ वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें थोड़ी यूनिटी हमें नजर आ रही है, लेकिन कप्तानी को लेकर कुछ ग्रुपिंग की जो खबरें आ रही हैं उनकी कोई तस्दीक आप कर सकते हैं? कोई खबरें आप तक पहुंची है? देखिए सबीन, ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। एक तो अगर आपको कप्तान बाबर आजम को बनाना था, उसी वक्त ऐलान कर देते। अब अफवाहें जो है वो गर्दिश करती रही कि कौन कप्तान बनेगा, फिर खिलाड़ियों में आपस में भी जो है ना इत्तेफाकी पैदा होती है कि यार ये कैसे बन रहा है। अचानक आते ही आप सिर्फ आकर डिसाइड कर देते कि जी फला कप्तान होगा। और आपको पता है 2003 के वर्ल्ड कप में भी यही सूरत हाल थी कि उससे पहले तक कप्तान कौन होगा, एक ये $1 मिलियन क्वेश्चन था। और उस वक्त के चेयरमैन तौकीर ज़िया साहब जो है वो वसीम अकरम को कप्तान बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर मुखालफत हुई और आखिरी लम्हे पर उन्होंने वकार यूनुस को कप्तान बनाकर भेजा। 2003 के वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में हुआ, तो क्या कारकर्दगी, इंतहाई मायूस कुछ कारकर्दगी रही। तो ये सब चीजें खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर असरअंदाज होती हैं। आपने सबीन कहा कि तस्वीरें आई, तस्वीरें तो आएंगी। सख्त ट्रेनिंग हो रही है और ट्रेनिंग के वक्त एक आदमी भी पीछे खड़ा हुआ है खिलाड़ियों के, आपने तस्वीर में देखा होगा, जो पाकिस्तान फौज का जवान है। तो खिलाड़ी ज्यादा तुंदही के साथ उसमें जो है इन्वॉल्व है, और मेरे ख्याल में ये फिटनेस अच्छी चीज है कि उनकी फिटनेस अच्छी हो जाए। वाकई में उधर तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा बेग साहब, आगे बढ़ते हैं। ये आप दोनों बहुत शरारती हो गए, बेग साहब और सबीन, ऐसे ना करें। नहीं मतलब देखिए, वो एक ट्रेनिंग के लिए गए हैं और वो उनके अपने फायदे के लिए है ना, तो उनका पूरा फोकस बाकी चीजों पे नहीं है, किसी सियासत पे नहीं होना चाहिए, उनका सारा पूरा फोकस ट्रेनिंग पे होना चाहिए, और वो भूलने भी नहीं देंगे कि वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अच्छा बेग साहब, ऐसे में अभी जो फैसला किया सिलेक्शन कमेटी ने, तो इस पूरे फैसले को आप इस नजर से देखते हैं कि बिल्कुल आजादाना फैसला था उनका, उनको पूरी आज़ादी दी गई थी कि मिलकर वो फैसला कर सकें और इसमें किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत इस मरतबा नहीं है, स्पेशली सियासी मुदाखलत?
बिल्कुल, देखिए मोहसिन नकवी साहब जब आए हैं तो लोग कहते हैं बड़े अच्छे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जो 10-11 महीने गुजारे बड़े अच्छे गुजारे, तो उन्होंने फ्री हैंड तो इनको दिया है। लेकिन एक उस पर क्वेश्चन मार्क है कि एक जो सिलेक्टर आ गए बिलाल अफजल साहब के, जो जिनका क्रिकेट से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, और उनको जो है उन्होंने एनालिस्ट कम सिलेक्टर रखा है। अगर हम समझते हैं कि वो को ऑप्टेड मेंबर है तो समझ में आता है कि वो वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन वो वोट भी दे सकते हैं, और वो बकिया सिलेक्टर के साथ काकूल भी गए। और जो आपने कहा ना कि जो खिलाड़ी, क्योंकि वहां से तो खिलाड़ी भाग नहीं सकते, और दूसरे ये कि माजी में ये होता रहा है कि जब सख्त ट्रेनिंग होती थी तो खिलाड़ी स्किप करते थे, लेकिन काकूल में वो स्किप नहीं कर पाएंगे, हर एक को परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को उन्होंने खुद मुख्तार बनाया है, लेकिन 4 लोगों ने पहले फैसला किया है। ये आप देखें, जो 5 लोगों ने, अभी 2 लोग फिर भी बाकी हैं कि बाबर आजम अब कप्तान बन गए, वो सिलेक्टर बन जाएंगे, और हेड कोच जो आएगा वो सिलेक्टर बन जाएंगे। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी तो है, लेकिन उसका कोई सरबरा नहीं है। शोएब और सबीन, सरबरा होना जरूरी है, किसी भी इदारे का कोई सरबरा होता है तो अकाउंटेबिलिटी होती है। अब अगर फर्ज कीजिए कि 7 में से 3-3 के वोट जो है वो एक तरफ हो गए, तो फिर आखिरी वोट, 7वां वोट क्या बिलाल अफजल साहब देंगे, जो अब अचानक उनकी एंट्री हुई है क्रिकेट पे? तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन खुदा करे कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि लोगों की सांसें, लोगों के दिलों की धड़कन। बेग साहब, ये तो बड़ा प्राउडली कहा था मोहसिन नकवी साहब ने कि कोई भी सरबरा, कोई भी उसको चेयर नहीं कर रहा होगा, आज़ाद होंगे सब, और अपनी अपनी हर एक की अहमियत होगी, हर एक के फैसले को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरबरा इसमें कोई ऐड करेंगे इस कमेटी का। नहीं, सरबरा तो नहीं होगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पसे पर्दा वहाब रियाज जो है वो सारा कुछ हैंडल करेंगे, क्योंकि वो काबिल एतमाद आदमी है मोहसिन नकवी साहब के। मोहसिन नकवी साहब जब निगरां वजीर आला पंजाब थे तो उन्होंने वहाब रियाज को अपना मुशीर खेल बनाया था, और शायद यही वजह है कि उन्होंने चीफ सेलेक्टर का ऐलान नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ मौजूद है जो 90 टेस्ट खेले, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं। फिर अब्दुल रज़ाक सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं, 46 टेस्ट मैचेस खेले हैं। फिर असद शफीक मौजूद है। तो इन सब की मौजूदगी में अगर वहाब रियाज को वो चीफ सेलेक्टर बनाते तो बहुत ज्यादा तनकीद होती। तो गालिबन उसका ये बेहतरीन हल था कि पसे पर्दा रहकर वहाब रियाज गाइड करे, लेकिन मोहम्मद यूसुफ या अब्दुल रज़ाक ऐसे लोग नहीं है कि उनको कोई टर्म्स डिक्टेट करा सकेगा। वो पाकिस्तान के लिए खेलें, लॉरेंस लाएं, वो अपनी राय का खुलकर इजहार करें करते हैं। जी साहब, एक लाइटर नोट पर एक ट्वीट भी मैंने देखी जिसमें लिखा हुआ था, शुक्र करें बाबर आजम को कप्तान बना दिया, वरना मोहसिन नकवी साहब खुद भी बन सकते थे। हाँ, लोग देखें ना, अब मतलब ये फूलों का हार नहीं है, ये कांटों की सेज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनना कोई आसान बात नहीं है। तो अभी मोहसिन नकवी साहब का ये पहला इम्तिहान था, और एक तो इतनी अहम वजारत पर वो फायद है, वजारत दाखिला और इंसदाद मंशियात, और जिस तरह की सिचुएशन है तो वो कैसे अकोमोडेट कर पा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अकोमोडेट करे। तो यकीनन लोग तो यही कहेंगे ना कि इतने सारे 2 कैप्स उन्होंने सजा लिए अपने सर पर। बेग साहब, ये तो आप माने ना कि चंद महीनों में अगर किसी शख्स ने इतना कुछ किया है, इतनी की पोजीशंस पर आया है, वो चाहे फिर इंटरिम सेटअप में वजीर आला का रोल हो, वो चाहे चेयरमैन पीसीबी हो, वो चाहे वो सेनेटर हो, चाहे वजीर दाखिला हो, तो ज़रा इस पे सवाल तो हम ज़रूर करें, लेकिन एट द सेम टाइम ये खासा भी उन्हीं का है। वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह दे फिर बंदा खुद कबूल करे, तो अल्लाह दे रहा है, छप्पर पढ़ के अल्लाह ताला ने दिया है। उनकी सलाहियतों से इनकार मुमकिन नहीं है। वो CNN में वो जब पढ़ के आए अमेरिका से और ओहायो से उन्होंने किया, और जब वो CNN में उन्होंने वहाँ जॉब की, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में उन्होंने CNN के वो यहाँ डायरेक्टर रहे, पूरा हेड रहे, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना चैनल लॉन्च किया। तो उनकी कैपेबिलिटीज से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन मीडिया की चीज जरा डिफरेंट है। यहाँ आकर और फिर भी इतनी अहम पोस्ट, पीसीबी के चेयरमैन की भी अहम पोस्ट और वजीर दाखिला की भी अहम पोस्ट, इन सारी चीजों को वो कैसे मैनेज करेंगे, ये उनकी सलाहियतों का कड़ा इम्तिहान होगा। पर हम तो दुआ करते हैं जी कामयाब हो, चुके ज़रा उनकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है, हर उस शख्स की कामयाबी पाकिस्तानी कामयाबी जो किसी की पोस्ट पर बैठा हुआ स्पेशली। अच्छा, वैसे में जो PM में काकूल में इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है, अब आई गेस 8 तक चलनी है, आपको भी लग रहा है कि उसके बाद बहुत तब्दीली नज़र आएगी, हमें चेहरों पर भी नज़र आएगी, हमें कारकर्दगी में भी नज़र आएगी, हमें बॉन्डिंग में भी नज़र आएगी, जिस तरह कल वहाँ पर स्नूकर भी खेल रहे थे इकट्ठे। तो वैसे ये वाकई काकूल का एक खासा तो है कि वो बड़ी एक दोस्ती यारी हो जाती है, यूनिटी हो जाती है टीम में।
जब आप एक जगह पर जहां से आप निकल नहीं सकते, जब एक जगह पर आप बिल्कुल साथ होंगे और फिर आपको इस बात का एहसास होगा कि यहाँ देख रही हूँ आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। देख सर एक काम करते हैं, मैं और आप दोनों चलते हैं काकुल, देख कर आते हैं। चले, बहुत खुश हैं आप। चले आप। मैं इसलिए खुश हूँ, सबीन के लड़के जो थे भाग जाते थे, यहाँ पर भागने का कोई रास्ता नहीं है, स्किप कर जाते थे ट्रेनिंग कि हार्ड ट्रेनिंग हो रही है। यहाँ पर बादले ना ख्वास्ता लड़कों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद है। एक मरतबा पहले भी मैंने आपके शो में कहा था कि 2016 में जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जा रही थी तो वहां पर भी काकुल एकेडमी में, मिलिट्री एकेडमी काकुल में ट्रेनिंग ली थी, और जब वहां गए तो टेस्ट जीत गए थे 75 रन से, जो लॉर्ड्स टेस्ट जीते। तो मिसबाहुल हक साहब की वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई कि तमाम खिलाड़ी सैल्यूट कर रहे थे अपने ट्रेनर को जिसने काकुल में उन्हें ट्रेनिंग कराई, और फिर तमाम खिलाड़ियों ने पुशअप्स करके अपनी फिजिकल फिटनेस का बय्यन सबूत फराहम किया था वहां, याद होगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा भाई साहब, लास्ट में एक कमेंट और, कुछ जर्नलिस्ट जिनकी मैं वीडियोस देख भी रहा हूं बहुत तनकीद कर रहे हैं कि पता नहीं कितना बुरा ये फैसला हो गया है। एट दिस पॉइंट जब ये फैसला हुआ है, ठीक है आपने जिस तरह बड़े दुरुस्त अंदाज में कहा कि हटाना गलत था, लगाने पे हम बात नहीं कर, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है करें, लेकिन ऐसे में कोई अगर ये तनकीद करे कि पता नहीं ये जो फैसला हो गया है इससे कितना नुकसान पाकिस्तान का हो जाएगा, क्रिकेट का हो जाएगा, हाउ डू यू सी दैट क्रिटिसिज्म? देखें शोएब, कुछ लोग एजेंडे पे काम करते हैं, किसी चीज पे खुश नहीं होते, कोई भी चीज हो कोई ना कोई कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। अब पाकिस्तानी टीम जा रही है, वर्ल्ड कप खेलना है, अब हमारे यहाँ जो भी फैसले हुए, मैंने पहले भी कह दिया कि पहले गलत हटाए थे नवंबर में, अब बाबर आ गए तो हमें चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करें और पाकिस्तान क्रिकेट को ओन करें, क्योंकि ये शाहीन शाह अफरीदी के साथ ठीक है ज्यादती हुई है, लेकिन वो इतना टैलेंटेड क्रिकेटर है कि इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान के लिए वही लॉरेंस लाएगा जो माजी में लाया है। डजंट मैटर कैप्टन कौन है, प्लेयर कौन है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स पाकिस्तान टीम, इट्स पाकिस्तान ग्रीन शर्ट, पाकिस्तान के लिए सब खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। क्या महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है, ये हमने बात कल भी की थी, चूंकि ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत में जब कीमतें बढ़ेंगी तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर आता है। ऐसे में कहा जाता है कि सब्जियां, फल, हर चीज़ अशाया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो आज हम इसी मामले पर बात करेंगे। माहिर अजनास शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपने हमने उसका वक्त दिया। सर हर दफ़ा ये देखा जाता है कि 2 रुपये बढ़े, 3 रुपये बढ़े, 4, 5, अभी 10 की बात हो रही है, ज़ाहिर है वो ऐलान तो हो जाएगा बाद में, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है हर चीज़ पर। आप भी यही देख रहे हैं कि इस बार भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी रमज़ान में देखते हैं कि महंगाई की लहर होती है। देखें जी, पहले तो आप ग्लोबल प्राइसेस को देखेंगे, अगर ऑयल की, क्रूड की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं, उसके हिसाब से जो अभी कॉस्ट बनती है इंक्रीज़ की वो 10 रुपये लीटर के हिसाब से बनती है, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर अपनी ज़रूरत की जो पेट्रोल, डीजल, रिफाइन भी इंपोर्ट करता है, क्रूड की क्वांटिटी कम होती है, तो हमें प्राइस उसकी बढ़ानी होती है। लेकिन मैं यहाँ आपके नाजरीन के लिए ये बताना ज़रूर समझूंगा कि जो पेट्रोल की प्राइस है उसका महंगाई से वास्ता नहीं है। अच्छा। आपकी डीजल को जब आप महंगा करते हो तो वो यूज़ होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, गुड्स ट्रांसपोर्ट में, वहाँ पर किराए बढ़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी ये खबर चलती है कि 10 रुपये लीटर या 20 रुपये लीटर या 5 रुपये लीटर बढ़ गया तो अगले दिन प्राइस बढ़ा दी जाती है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो मुताल्लिका अदारे हैं वो काम ही नहीं करते। आज की इकनॉमिक्स ये कहती है कि आपका जो है फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन पे नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम होती है कि जब आप डिमांड एंड सप्लाई को सही तरीके से मैनेज नहीं करते और साथ ही आपकी जो चीज़ों की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जब बढ़ जाती है तो फिर ये चीज़ें महंगी भी कर देते हैं। हमें हुकूमत को चाहिए कि इस किस्म की जो चीज़ें हो रही हैं इसको प्रॉपर देखें कि जब पेट्रोल आपका महंगा था, मैं मिसाल दूंगा, डॉलर आपका 307 रुपये 10 पैसे का था सितंबर 5, 2023 में, और अब जो है अराउंड 277 अराउंड 278 पे हो चुका है। इसके बावजूद कीमतों में इजाफा हुआ है अगर आप मुकाबला करते हैं पिछले उसमें। तो बुनियादी वजह यह है कि इसमें हुकूमत भी फेल हो रही है और हुकूमत महंगाई की एक सबसे बड़ी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि जब हुकूमत के अखराजात बढ़ते हैं तो वो अखराजात, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं है, वो बैंक से कर्जा लेते हैं। बैंक से जब लोन लेते हैं और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट एक भारी परसेंटेज 22% से ज़्यादा पहुँच चुका है वो अदा करते हैं, तो फिर उसका जो असर है लामहला वो आम लोगों के ऊपर पहुँचता है, क्योंकि वो सारी रिकवरी, वो सारे अखराजात जो हैं जो हुकूमत कर रही है वो हम आवाम से टैक्स की शक्ल में वसूल करती है। ये वाकई आप अगर बिजली के बिल देखें, गैस के बिल देखें, आप बिजली के बिल देखें, गैस के बिल देखें, इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं हुई है, जितने टैक्सेस लोगों के ऊपर लग के आ रहे होते हैं, तो जाहिर है ये क्वेश्चनेबल चीज़ें ज़रूर हैं
कि जो कर्जे लिए जा रहे मुल्क के लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आम आवाम उसको भुगत रही है और आम आवाम ही उसको वापस अदा कर रही है एक तरह से। अच्छा शम्स साहब, इस तरह देखा जाए तो ज़ाहिर है IMF से मुआहिदा हुआ, यही सिचुएशन है कि कहा जा रहा था कि जी कर्जा मिल जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने हालात देखें आवाम के लिए तो बेहतर होते हमें दिखाई नहीं दे रहे। आप आगे क्या देख रहे हैं, आप फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, इस पूरे टर्म में क्या देखते हैं कि क्या चीज़ें बेहतर होंगी प्राइसेस या नहीं होंगी आम आवाम के लिए? देखें, अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक हो, मैं जो कहूँ वो सच साबित ना हो, लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन है, जो जिस तरह से मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, पाकिस्तान में महंगाई अगले 5 साल तक ख़त्म नहीं होने वाली है। आपको अभी कुछ खबरें सुनाई दी थी कि हो सकता है मार्च में 22%, 22.5-23% पे महंगाई आ जाएगी। ये महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि महंगाई में सबसे बड़ा अमल दखल आपकी जो है एनर्जी कॉस्ट का होता है। वो एनर्जी कॉस्ट आप बढ़ाते जाएंगे, जिसके अंदर आप LNG ले लें, पेट्रोल की प्राइसेस ले लें या आप बिजली की प्राइसेस ले लें, ये सब महंगी होती है। तो वो जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, जो आम खाने पीने की चीज़ें, जहाँ डबल रोटी से आप शुरू हो जाएँ तो वो तक आपकी एनर्जी कंज्यूम करती है, गैस वहाँ करती है। तो आप जब एनर्जी महंगी करते हो तो आप ये उम्मीद लगाना छोड़ दें कि महंगाई अगले 5 साल तक कम होगी। जब तक पाकिस्तान अपने ये एनर्जी का जो मॉन्स्टर, जो एक जिन हमने खड़ा कर दिया है, जिसके कोई 5000 अरब से ज़्यादा का एक आपका गर्दिशी कर्जा हो चुका है, उसको सही नहीं करते। हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की पेमेंट कर रहे हैं, जो कारखाने चलते नहीं हैं, जहां 1 लीटर पेट्रोल फ्यूल बर्न नहीं होता, फर्नेस ऑयल बर्न नहीं होता, वहां आप उसको पैसे दे रहे हो, तो वो पैसे भी मुझसे और आपसे लेके दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में शम्स साहब, हुकूमत तो ये कहती है कि हमारे पास यही चीज हमें जो नजर आ रही है हमेशा से, वो ये कि वो कहते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी तरह का। बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर खजाना को कहा है कि महंगाई में कमी लाई जाए किसी तरीके से, तो क्या ये पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है, या फिर ये जो ऐलानात हैं, ये जो न्यूज़ में आ जाता है कि ऑर्डर देने के लिए एक चीज़ को पब्लिक कर दिया जाता है, क्या ये सिर्फ खबरों की हद तक की चीज़ें? जी बिल्कुल, हम यही देखते आ रहे हैं। अब तक तो जितने भी ऐलानात होते हैं वो सिर्फ मीडिया के लिए, अखबारात के लिए होता है, लेकिन उसके ऊपर अमल कभी भी नहीं हुआ। ना महंगाई पिछले दौर में कम हुई, ना अब हुई, बल्कि 2018 के बाद से महंगाई बढ़ना शुरू हुई। 2022 से अब तक बहुत ज़्यादा महंगाई में इजाफा हुआ, और बुनियादी वजह कि जो लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हैं वो करना चाहते नहीं हैं, और या उनको इसका तरीके का पता नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसमें कोई इकोनॉमिस्ट काम नहीं कर रहे होते, कोई मास्टर ऑफ हिस्ट्री होगा, किसी ने उर्दू में किया होगा, किसी ने इंग्लिश में किया होगा MA, तो वो CSS करके जब आते हैं तो वो पॉलिसीज वही देते हैं जो उनके पुराने अफसरान चला के गए थे कि जी आपको अगर रेवेन्यू इकट्ठा करना है, पेट्रोल महंगा कर दो, गैस महंगी कर दो, लेकिन उसको नहीं देख रहे कि आपके पास जो ऐसे इनएफिशिएंट पावर जनरेशन के प्लांट लगे हुए हैं उनको बंद कर दिया जाए, आप हाइडल पावर पे चले जाओ। पाकिस्तान में 57,000 किलोमीटर का नेटवर्क है नहरी निज़ाम का, उसके जरिए हम छोटे फ्लोटिंग टरबाइन लगा के बिजली पैदा कर सकते हैं जो देहातों को रोशन कर देगी, लेकिन हम नहीं करते। हम बड़े प्लांट लगाते हैं और अपने उन क्रोनीज को जो हमारे हुकूमत में हर वक्त किसी ना किसी गवर्नमेंट के साथ लिंक होते हैं उनको फ़ायदा देने के लिए हमने प्लांट लगवा दिए। अब आपको इस मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। हमारा अनफॉर्चुनेटली कंजम्पशन लेड ग्रोथ इकोनॉमी का मॉडल बना हुआ है, और कंजम्पशन में कोई भी जो है वो ये नहीं चाहेगा कि जी कंजम्पशन कम हो जाए। वो कहते हैं हमारा जो है अब पेट्रोल की कंजम्पशन कम हुई, पिछले दिनों हमने सर्दी में देखा कि आपकी बिजली की ज़रूरत कम थी, आपके AC बंद थे, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन थी वो कम हो चुकी है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि गंदम का सीज़न आएगा तो उसमें फिर डीजल पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो ये जो नहरी निज़ाम है ये ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, बल्कि आपके छोटे फ्लोटिंग टरबाइंस के लिए यूज़ हो सकता है। इस नहरी निज़ाम पे हम फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा सकते हैं। सोलर पैनल कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं है। यहाँ KPK में माजी में भी कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था, पाकिस्तान में इसके चाइनीज़ कंपनी के साथ JV करके आप कर सकते हो। ये तो बड़ी सस्ती चीज़ है। हम आज भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिक्स को देखें तो वो सबसे महंगा वाला थर्मल यूज़ कर रहे हैं। हमें तो चाहिए था कि हमारे पास हाइडल का ज़्यादा होता या हमारे पास मुकामी कोयले का ज़्यादा होता। हम आज भी हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं जी कोयला तो आलूदगी फैलाएगा। अरे दुनिया को देखें, आप पड़ोस में आप देखें इंडिया में, वहाँ का कोयला का एनर्जी मिक्स में ज़्यादा शेयर है, USA के एनर्जी मिक्स के अंदर कोयले का ज़्यादा शेयर है। तो हम तो पाकिस्तान में अभी इमिशन जो कर रहे हैं कार्बन की वो लेस देन 1% है। पाकिस्तान को अपने जो मादनी ज़खायर, जो लोकल कोल के रिजर्व्स हैं उसको यूज करना होगा, कर भी रहे जो हैं। पानी है उसको एफिशिएंटली यूज करके
कोल को प्रोड्यूस करें। और आपकी महंगाई कम करने के लिए जो एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, आपने सुना था कि बनाना और ऑनियन की एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, तो क्या उससे कीमतें कम हो गई? हुकूमत को ये चाहिए था कि क्या ये होर्डिंग जो हो रही है उसको कंट्रोल करें। रमजान से पहले, शुरू होने से पहले 15 दिन पहले से केले के गोदाम जो थे, जो कोल्ड स्टोर थे, वो भर दिए गए। प्याज हमारी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई जिसकी प्राइस कोई $200 रुपए के करीब होगी ऑन एवरेज, लेकिन आज पाकिस्तानी 300 से 350 में प्याज खरीद रहा है। तो ये सिर्फ बैन एक्सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप ग्रोअर्स को भी किल करते हो, क्योंकि उसको आगे से उसकी प्रोडक्शन ना सिर्फ लोकल मुकामी मार्केट के लिए होती है बल्कि एक्सपोर्ट के लिए होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक अपनी एक्सपोर्ट 8 से 9% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। हालांकि हम इस पर बार बार बात करते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी, पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री और ज़ाहिर है कि हम एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएंगे तो मसाइल होंगे। बहुत दुरुस्त और अहम बात आपकी ये कि जो होर्डिंग हो रही होती है उसको रोकना है, उसकी निशानदेही करनी है, उनको सख्त सजाएं देनी है ताकि इस तरीके से वो ना असरअंदाज हो सके पाकिस्तान पर। सर, इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि ज़ाहिर है पाकिस्तान, हर वक्त हम एक ही बात करते हैं कि महंगाई पहले से ज़्यादा महंगाई, आपने खुद भी कहते हैं कि 5 साल भी आपको ऐसे ही लग रहे हैं। क्या वाकई कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा या हम दुरुस्त फैसले नहीं ले रहे? देखिए, दुरुस्त फैसले भी नहीं लिए जा रहे और वे आउट है, पॉसिबल है। महंगाई आपको उस वक्त ज्यादा महसूस होती है जब आपकी आमदनी कम हो जाए। मेरी और आपकी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन हुकूमत के खर्चे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और उसकी आमदनी भी कम होती जा रही है। ना हुकूमत की आमदनी बढ़ रही है, ना मेरी और आपकी बढ़ रही है। तो इस दौरान उसमें एक बात और भी है, ज़ाहिर है अपने खर्चे कम हुकूमत करती नहीं है, आवाम पर बोझ डालती रहती है। और जो टैक्स की बात करें, ठीक है टैक्स बहुत अहम होता है, सबको देना भी चाहिए, लेकिन जब हम बात ये करें कि वो जो फल फरोशों को, सब्जी फरोशों को, गोश्त बेचने वालों को, छोटी दुकानों को वो टैक्स नेट में लाएंगे, ज़ाहिर आना तो है सबको टैक्स नेट में, लेकिन इस वक्त अगर इनको टैक्स नेट पे लाएंगे तो आपको नहीं लगता कि चीज़ें और महंगी होंगी? ज़ाहिर है वो भी प्राइस फिर आवाम से ही हासिल करेंगे। बिल्कुल, इसमें जो है ना, ये आपको मैं बताऊं कि SRO 420 जो जारी किया गया है, इसमें वाकई 420 हो गई है। क्या 1200 रुपये टैक्स देने वाला जो दुकानदार होगा, क्या इतनी उसकी आमदनी होती है? उसकी आमदनी ज़्यादा होती है। लेकिन आप जब छोटे ताजर को लेते हैं तो आप पुश कार्ट ठेले वालों को नहीं, आप उनको ले रहे हैं जो दुकानदार हैं। फिर दुकानदार की दुकान की कीमत के हिसाब से आप उस पर टैक्स लगा रहे हैं। तो ये एक अजीब मंतक है। दुनिया में आमदनी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, यहाँ ये नहीं होता कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी दुकान की वैल्यू कितनी है, वो तो एक पैसिव उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका तो उसका दुकान लेके बैठा है। तो ये इसको ये मॉडल भी शॉर्टकट है। आप देखिएगा कि जब रेगुलेट भी किया जा सके, अगर कोई दे ही नहीं सकता, आपने टैक्स लगा दिया है, तो फिर तो वो एक साइकिल है जो कि रिपीट होती रहेगी। साथ साथ शम्सुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। रेगुलेशन को कम से कम करना चाहिए। के जाने स्टे विद अस। पर एक सवाल आज मेरे पास भी है, आपसे भी और आप अब सवाल ये है कि आपने अपनी हेल्थ के हवाले से रमज़ान में क्या टारगेट सेट किया? ज़ाहिर है इबादत और रहमतें वो सब कुछ तो हम समेट रहे होते हैं जितने हम समेट सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आपने क्या गोल सेट किया है? मैंने ये सेट किया कि मेंटेन रखना है, इसको मेंटेन रखना है आपने, और वो ज़ाहिर है आपने खुद सेट किया, आपका ट्रेनर होंगे और जिम जाते होंगे, आप मेंटेन। अच्छा, बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हम अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। रमज़ान आता है, उससे पहले हम ये सोच रहे होते हैं हमने इतना वजन गिरा देना है, हमने इतना टारगेट अपना अचीव करना है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं वो अनरियलिस्टिक चीज़ होती है उसको छोड़ देते हैं, अब कुछ अनरियलिस्टिक को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ऐसे में अनहेल्दी तरीके से वेट लॉस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, उनकी सेहत मुतासिर होती है। सादी सी बात ये कि 20 दिन में अगर आपका वो गोल अचीव नहीं हुआ जो आपने सेट किया था, तो क्या है वो गलतियां जो आपने की है? ये हमारा आज का मौजूद है। बिल्कुल जी, तो इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इसको मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर हैं, कोच हैं अनम मलिक। अनम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अनम, ऐसे कौन से क्लाइंट्स आपके पास आते हैं जो बात कर रहे होते हैं, अनरियलिस्टिक चीजें लेकर आते हैं, आप उनको क्या कहती हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं? ये 90% क्लाइंट्स ऐसे ही आते हैं और उनको मैं यही हमेशा याद करवाती हूँ कि आपने जो ये वेट गेन किया था, ये भी आपने कोई 20 डेज या 30 डेज में नहीं किया था। तो आपके गोल्स भी जो होने चाहिए वो इसी हिसाब से होने चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि आपने वेट कितने टाइम में गेन किया था, उतना ही टाइम लगेगा आपको लूज करने में। ओके, अब बुनियादी तौर पे हम क्या गलतियां करते हैं अपनी डाइट में, अपने फिटनेस प्लान में, जिसकी वजह से हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते? एक तो बात है कि अनरियलिस्टिक गोल, लेकिन अदरवाइज हम क्या गलतियां कर रहे होते हैं?
देखिए जब आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं ना, यू नीड टू टेक बेबी स्टेप्स ना। आप एकदम से बहुत एक्सट्रीम पे जाकर जो है हर चीज खाने की निकाल देते हैं, जैसे लोग रोटी चावल वगैरह सब छोड़ देते हैं, वर्कआउट भी इतना ज्यादा इंटेंस करना शुरू कर देंगे, क्रैश डाइट करते हैं, और वर्कआउट से रिलेटेड भी इतना इंटेंस वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, ये भूल जाते हैं कि स्टेमिना अगर 0 पे है तो आप उसको एकदम से जंप करके 100 पे नहीं ले जा सकते, आपको ग्रेजुअली बिल्ड करना पड़ता है। और ऐसे में ज़ाहिर थक जाते हैं फिर शुरू में ही, और ऑब्वियसली लोग कहते हैं कार समझो, तो ग्रेजुअली अगर आप जा रहे होते हैं स्टेमिना के लिहाज से, तो आप ज़ाहिर आप एंजॉय भी कर रहे होते हैं इस वर्कआउट को, और आप अपने गोल भी अचीव कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे में अनम रमज़ान के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर वेट लूज करना है, औरत ने करना है, मर्द ने करना है, लड़के ने करना है, जिसने भी करना है, वो किस तरह से अपना डाइट प्लान सेट करे? आई नो हर किसी का कस्टमाइज होता होगा देखते हुए उसकी फिजिक एंड हेल्थ एंड एवरीथिंग, बट जेनेरिक कौन कौन सी चीजें हैं रमजान में जो हमें माइंड में रखनी चाहिए? समीन, आई थिंक सबसे पहले तो ये कि जो फ्राइड फूड हम लोग खाना शुरू कर देते हैं ना, उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। हम लोग देखिए रमजान शुरू होता है ना, उससे पहले हम ये डिसाइड करना शुरू हो जाते हैं कि इफ्तार में पकेगा क्या, और जाके सबसे पहले आप ग्रोसरीज करने लग जाते हो। सो आपका जो फोकस सारा फ्राइड फूड वगैरह पे, अगर आप अपना नॉर्मल खाना भी कंटिन्यू रखेंगे तो ऑब्वियसली आप एक मील स्किप कर रहे हो ना, तो आपका कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होना रिलेटिवली ईजी है, रादर देन कि आप ये सोचें कि आप एकदम बहुत बड़ी बड़ी मील्स खाने लग जाएं। आप अगर अपनी सहरी और इफ्तारी इस तरीके से प्लान करें कि उसके अंदर आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट तीनों चीज़ अगर आप इंक्लूड करेंगे तो बैलेंस डाइट कैन एक्चुअली हेल्प यू फील फुल। एंड दूसरा ये कि आपको जो है वो जो एकदम हंगर पैंग्स होते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करते हो, वो फिर आप नहीं करते क्योंकि आप एक बैलेंस डाइट की तरफ जा रहे होते हैं। अब आप सहरी की एग्जाम्पल ले लें, सहरी में जी प्लीज कंटिन्यू करें। सहरी में जैसे हम लोगों को ये लगता है कि शायद अगर हम पराठा, घी वाला पराठा खा लेंगे तो हम लोग सारा दिन बहुत फुल फील करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि घी वाले पराठा एक तो ये कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं हाई जीआई बेसिकली हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो कोई भी ऐसा फूड होता है ना जिसका हाई जीआई होता है, इसका मतलब ये कि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली पराठा इज वन ऑफ दोज, एंड उसके अंदर सैचुरेटेड फैट इज अ लॉट। और आपका गोल क्या होना चाहिए कि आपने कार्बोहाइड्रेट वो लेना है जिसका लो जीआई, मतलब कि वो ग्रेजुअली डिजोल्व हो, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे, जिसमें आ जाते हैं जैसे ओट्स हो जाते हैं, या फिर ये क्या ब्राउन पास्ता, ब्राउन राइस, या फिर ये क्या फ्रूट्स हो गए या ग्रेवी ब्रेड हो गई, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आप अगर वो खाएंगे, उसके साथ आप प्रोटीन लेंगे एंड सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा फैट हो गया, जैसे ऑलिव ऑयल ले लिया आपने, या फिर लो फैट चीज ले लिया, या फिर कॉटेज चीज ले लिया, तो आपकी बॉडी जो है इसको ग्रेजुअली डिसॉल्व करती है। आप काफी टाइम तक यू कैन फील एक्चुअली फुल, एंड आपको वो वाले हंगर पैंग्स वगैरह नहीं आते। और वीकनेस हो जाती है, वो क्यों होती है? जिस तरह आपने पहले बताया ना कि नॉर्मल आप अपनी मील को अगर उसी तरह रखते हैं 3 टाइम, तो दिन में एक आप स्किप कर रहे हैं, आप 2 टाइम आप खा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ज़्यादा कंप्लेन तो करेंगे कि वीकनेस हो गई है हमें। डिहाइड्रेशन भी इसका बहुत बड़ा एक रीजन होता है। वी ऑलवेज थिंक अबाउट फूड, लेकिन वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवन व्हेन यू वर्क आउट एंड आपको लगता है कि आपको सोरनेस रिलेटिवली ज्यादा हो रही है, तो उसमें ये नहीं होता कि आपको बहुत कमजोरी हो गई है क्या, जो लोग सोचने लग जाते हैं कि शायद वर्कआउट बहुत इंटेंस था। समटाइम्स इफ यू डिहाइड्रेटेड, तब भी आपकी बॉडी जो है टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखते हैं बहुत से ट्रेनर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं कि जिसमें एक तो होता है कि जी निहार मुंह लेमन वाटर, कुछ कहते हैं कि जीरे को पानी में उबाल के वो पानी का इस्तेमाल कर लें, सौंफ का कह रहे होते हैं। तो क्या वाकई ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एट लार्जर पिक्चर वाकई सब पे अप्लाई हो रही होती हैं? नहीं, देखिए एक चीज़ मैं बहुत दफ़ा बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी कि देयर इज एक्चुअली नथिंग दैट कैन मेक यू लूज वेट एक्सेप्ट कैलोरी डेफिसिट। आपको कोई भी फूड या कोई भी चीज़, अगर आपको कोई लोग कह रहे हैं ना कि ये खा लो इससे पतली हो जाओ, कभी भी नहीं हो सकता। जब तक आप अपना खाना कम नहीं करेंगे ना, आप चाहे जितने टोटके कर लें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप खाली पेट आप लेमन वाटर ले रहे हैं, लेमन जो है वो एसिडिक होता है, आप अपनी स्टमक लाइनिंग यू विल एंड अप इवन उसको खराब करोगे आप, तो आपको वेट नहीं आपका लूज करवाएगा। तो ये वाली सारी चीजें, जीरे वाला पानी है, जीरा कैन हेल्प यू विद ब्लोटिंग, सिंपल उसका वो काम है, लेकिन वो आपका फैट लॉस नहीं करवाता। फैट लॉस सिर्फ आपका वर्कआउट या डाइट से। ऐसे में कुछ लोग ये कहते हैं कि हम क्या करें, नहीं कंट्रोल होता, भूख लगती है, खाना है, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे, क्रेविंग होती है, बड़े मुश्किल कहते हैं नहीं कर सकते। और अना मेरा ख्याल आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो कहेंगे नहीं हो पा रहा हमसे। बस ऐसे ही होता है। मैं फिर ये कहती हूँ, देखो मेहनत आपने करनी है ना, इवन अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपको इन दी एंड क्या मिल रहा है, उसकी जगह इनकम मिल रही है ना, तो आप मेहनत करते हो, आप रोज सुबह उठते हो, आपका चाहे दिल चाहे अपने तैयार होकर जाना, आपको जाना पड़ता है क्योंकि एक जॉब है ना। तो आप अपनी फिटनेस को इतना ज्यादा क्यों पीछे रखते हैं कि अगर आपको लगता है कि बस मेरा दिल चाह रहा है तो मैं तो खाऊंगी, यहाँ पे ये कि 4 दिन मेहनत की और फिर आप सोचते हैं कि
मेरे पे तो ये काम नहीं कर रहा, मुझे तो कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे, यू स्टार्ट फीलिंग सॉरी फॉर सेल्फ, सेल्फ पिटी वाली चीज बीच में आ जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें समझानी पड़ती हैं। और अगर आप ऐसे, एक चीज ये है कि आप जब बैलेंस डाइट लेते हो ना, आपकी क्रेविंग्स काफी हद तक कम हो जाती है, और जितना चीनी को आप निकालोगे ना अपनी डाइट से, उतनी कम क्रेविंग्स होती हैं। और जितना खाना शुरू करते चीनी को वाकई दिल कर रहा होता है और खाना शुरू करते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा ना, ऐसे में अब वो लोग जो दूसरों का डाइट प्लान फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं जी, हमें असर हो गया था, हमें ट्रेनर की तरफ जाना ना पड़े, दूसरों से टिप्स मांगना शुरू कर देते। अब ज़ाहिर है जिनसे टिप्स ले रहे हैं वो भी कोई प्रोफेशनल नहीं है, और आपका गोल वो डिफरेंट हो सकता है, उनकी बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, उनकी रूटीन डिफरेंट होती है, उनके खाने पीने का रुझान डिफरेंट है, उनकी डेली लाइफ की रूटीन डिफरेंट है, उनका सोने जागने का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? बिल्कुल, इनको ये कहूंगी कि आप मुफ्त के काम ना क्या करें। देखें, आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे ना, देयर इज नो हार्म इन दैट। आप अपने हिसाब से, अपनी बॉडी टाइप तो खैर मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलूंगी आपका एक्टिविटी लेवल और आपके वेट के हिसाब से आपके पोर्शंस बेसिकली कंट्रोल होते हैं, क्योंकि मैं तो पोर्शन कंट्रोल ही प्रमोट करती हूँ। कभी भी आप किसी फैट डाइट को ना, देखो आप फॉलो करोगे ना, आप 2 हफ्ते फॉलो कर लेंगे, 3 हफ्ते फॉलो करेंगे, एंड में आप अपने लाइफस्टाइल के पीछे ही जाएंगे। और अगर आपके लाइफस्टाइल में इनिशियली शुरू से ही रोटी चावल है, तो आप कब तक उबली हुई चीजों की खाते रहेंगे? एंड में आ जाके आप रोटी चावल ही खाओगे ना। सो आप पोर्शन कंट्रोल करो, आप कम चीजें खाओ, घर का खाना खाओ, बिरयानी खाएं, पुलाव खाएं, बस कम खाएं, और आहिस्ता आप अपना वर्कआउट वगैरह करें, सब कुछ खाएं, बस कम खाएं, लेकिन खाएं सब कुछ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम प्रॉपर अपने मील्स को बनाना शुरू कर देते हैं, ये होना चाहिए, और वाकई आप नहीं खा सकते सालन रोटी चावल, इसके बगैर कितना रह सकते हैं? प्लेट में पहाड़ी ना बनाएं, ठीक है? बिल्कुल, कोई पहाड़ सब्जी बीच में ऐड करें, ये जरूरी है। अगर पहाड़ बनाने हैं तो सब्जियों से बनाएं, फिर उसके ऊपर आप थोड़ा चावल डालें, चिकन पे जा रहे हैं, चाहे किसी दावत पे जा रहे हैं, तब भी जरूरी नहीं है कि आपने वो सारा कुछ खाना जो लाइन से लगा हुआ है। वो 132 डिशें नहीं खानी साहब ने, टेस्ट तो कर सकते हैं ना, मतलब जरूरी नहीं है 132 डिशें आप टेस्ट करें। मेहनत करके जा रहे हैं, मतलब 132 डिशेस ट्राई, अच्छा 132 नहीं, कम से कम 32 तो ट्राई कर सकते हो। टू मच फॉर यू, रादर टू मच फॉर एवरीवन। जी, ये वैसे होता है, ये सबीन की बात पे जवाब भी देना कि ये जो हम करते हैं कि अच्छा 10, 12, 15 डिशेस जो भी हम कहते हैं, चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा सारा बस चख लेते हैं, और चखने में जो हो जाता है हमारे साथ, वो क्या होता है? बिल्कुल, और आपकी अपनी मेहनत, अगर देखो आप वर्कआउट कर रहे हो या आपने चलो अगर 10 डेज बहुत अच्छी डाइट किया, आप सिर्फ एक दिन सारी चीजें चेक करने के चक्कर में अपनी सारी मेहनत जाया कर रहे हो। तो क्यों नहीं एक दफा अपने गोल पे पहुंच जाओ, उसी जगह पे। बड़ा जरूरी है, और रमजान है तो इसमें तो वाकई अपने नफ्स पे सबको काबू वैसे ही पा लेना चाहिए। अच्छा अनम, अब ऐसे में बहुत सारे लोग देखिए ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं जी, ट्रेनिंग्स बड़ी महंगी हो गई हैं, अब हम कैसे अफोर्ड करें, ये कैसे हो जाए, क्योंकि उनको आप बड़ा अच्छी एक टिप जरूर देती है, जैसे आपने पहले भी बात की, पोर्शन कंट्रोल, राइट? पोर्शन कंट्रोल। आपको देखो डाइट के ऊपर ना बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने लिए अलग से खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कब तक अपने लिए अलग से खाना बनाएंगे या फिर आप महंगी चीजों पे जाएंगे। लाइक आई सेड कि देयर इज एक्चुअली नो फूड दैट कैन हेल्प यू लूज फैट, ओनली कैलोरी डेफिसिट डाइट, दैट्स इट। एग्जैक्टली, तो कैलोरी डेफिसिट तो अपने घर के खाने से भी क्रिएट कर सकते हैं ना। आप खाने में कम ऑयल डाल लें, चलो आपने सबके लिए पकाना है तो आप 1-1 कप ऑयल डालने की तो जरूरत ही नहीं ना, आप थोड़ा कम ऑयल। मैंने सारी जिंदगी खाना जो बनाया है मैं 2 से 3 टेबल स्पून में बनाती हूँ, एंड आई थिंक ठीक ठाक बन जाता है। अच्छा, तो वो सब आप इस तरह से कर लो। वो जो घर के लिए हांडी बनती है बस 2-3 टेबल स्पून ऑयल, दैट्स इट। बिल्कुल, दैट्स इट। ओके, हमारे यहाँ जब तक एक कप ना डाल जाए, जब तक ऊपर ऑयल तैर ना रहा हो, जब तक उसमें एक रिफ्लेक्शन नजर ना आ रहा हो, मजा ही नहीं आता। अरे वाकई मजा कैसे आता है? अच्छा मजाक कर रही हो, ऑब्वियसली ऐसा होता है कि आपने अपने आप को उस टेस्ट के लिहाज से ढाल लिया है ना, ढाले ना आहिस्ता आहिस्ता। हम नहीं कह रहे कि आप एक दफा में पूरा ऑयल निकाल दें, आहिस्ता आहिस्ता कम करें। अच्छा अनम, अब ऐसे जाहिर है आपके पास जब लोग आते हैं और वो कहते हैं जी अब बिरयानी हो, और आप कह रही हैं कि 4 चम्मच से ज्यादा नहीं खाने, तो फिर क्या हो सकता है? 4 चम्मच ही खाएं, मतलब एक तो आपके साथ बिरयानी है, दूसरा आप ये कह रहे 4 चम्मच खाएं। आदत हो जाती है समीन, सीरियसली मैं खुद पहले इतना ज्यादा खाती होती थी, आदत हो जाती है, ज्यादा फिर खाया नहीं जाता। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। 4 चम्मच में आपके टेस्ट बड्स वैसे सेटिस्फाई हो जाते हैं, कोई जरूरत नहीं प्लेट भर के उस पहाड़ी को आपने खत्म करना है। बिल्कुल ऐसे कुछ चक्कर नहीं है। अनम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और हम बात कर रहे थे कि आपने अपने गोल्स रियलिस्टिक एक तो सेट करने हैं, और कैसे फिर आपने ज़ाहिर है उसको अचीव करना है। चलें आगे बढ़ते हैं, और चूँकि आज 20वां रोज़ा, ऐसे में फ़र्जंदान इस्लाम आज एतकाफ़ की सादत हासिल करेंगे, इसलिए पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ मसाजिद में एतकाफ़ की सादत हासिल करने के लिए मुसलमान जो है वो पहुँच रहे हैं।
तो फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की तारीखी मस्जिद, यहाँ हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद ज़रीफ़, उनकी जानिब चलते हैं और पूछते हैं कि क्या वहाँ पर तैयारियाँ हैं इस वक्त, चूँकि ज़रा पहुँचना शुरू हो चुके होंगे अभी एतकाफ़ की सादत हासिल करने के लिए। ज़रीफ़, क्या हालात हैं, क्या तैयारियाँ, और इस दफ़ा फैसल मस्जिद में कितना बड़ा इंतज़ाम किया गया है, कितने मुतकफ़ीन यहाँ पर होंगे? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में इज्तिमाई एतकाफ़ का इंतज़ाम किया गया है। और इस बार जो है वो जो हमारी फैसल मस्जिद की इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना है कि 600 जो मोतकिफ़ हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। एतकाफ़ के लिए जो लोग आए थे पहले इनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी और रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें कार्ड जारी किया गया था। पहले फैसल मस्जिद की जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से कहा गया था कि एतकाफ़ करने वाला जो है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5000 होगी, लेकिन उसके बाद इस फैसले को जो है वापस लिया गया। तमाम जो एतकाफ़ में बैठने वाले हैं वो अपना सामान लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी ज़रीफ़, बहुत शुक्रिया हमें हालात से आगाह करने के लिए। अब आगे भी हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि अपने बाकी नुमाइंदगान से भी राब्ते की ज़रीफ़ से दोबारा बात भी करेंगे कि क्या अब क्या हाल है वाले और बाकी शहरों में क्या सूरत हाल है, वहाँ के मसाले कितनी भर गई हैं। दीगर शहरों में आपको लेकर जाएंगे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। क्या आप भिखारियों से तंग हैं? किसी चौक चौराहे पर, किसी ट्रैफिक सिग्नल पर, कभी कभी घर पे आप होते हैं और बार बार बेल बजती है और भिखारी आते हैं, इन भिखारियों से क्या आप तंग आती हैं? हर कोई तंग आता है। आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर खाना नहीं खा सकते आउटडोर, आप अपनी गाड़ी में बैठ नहीं सकते। इनफैक्ट आप सिग्नल पर मजबूरन, जो आपको जाहिर है वहाँ पर रूल्स की पाबंदी कर रही होती है, वहाँ खड़े नहीं हो सकते। और अब ऐसा हो गया कि पहले आप डांट डपट देते होंगे कुछ, अब छोटे छोटे बच्चे उनको भेजना शुरू कर देते हैं और वो छोटे बच्चों को आप क्या से क्या और मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं कि ताकि किसी ना किसी तरीके से बस वो मांगे और आप उनको कुछ ना कुछ दे दें। अब ऐसे में बहुत से लोग हल सजेस्ट करते हैं, लेकिन आज जो हल हमने देखा सोशल मीडिया पर, बुशरा अंसारी साहिबा ने एक ज़बरदस्त किस्म का एक सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा जी म्यूनसिपल कमेटी को इख्तियार दिया जाए कि जहां भी भिखारी नजर आए उसको शहर की सफाई पर लगाकर उनको उजरत दी जाए, शहरी भिखारियों को भीख की जगह झाड़ू लेकर दें। तो इस पर हम बात भी करेंगे। बुशरा आपका साथ मौजूद है। बुशरा, बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। आप खुद भी कई बार तंग हुई, जिद आई ऐसे मामलात में कि जब भिखारी बहुत तंग करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। भिखारी तंग करते हैं, ये एक सादा सी बात नहीं है, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। भिखारी जो है वो एक पूरी नस्लें चला रहे हैं और अगली नस्लों को बेगैरती सिखा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो आपसे पैसे ले रहे हैं, और वो एक ढीठ और बेगैरत लोग बन चुके हैं। जरूरतमंद तो अपनी जगह है, लेकिन जरूरतमंद तो सफेद पोश है जो घरों में बंद बैठे हैं, वो बेचारे बता भी नहीं सकते। लेकिन अगली नस्ल, छोटे छोटे बच्चे जब आपसे डांट खा के आराम से घूमते हुए डांस करके चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट बचपन से हमारे बच्चों को हम देते हैं, समझाते हैं, उनके यहाँ वो शुरू दिन से बताते हैं कि मांगना कैसे। तो आप ये देखिए, नस्ल दर नस्ल ये ट्रेड चल रहा है। एक बात। दूसरा ये कि वो जाहिर है ज़हनी तौर पे हमें ब्लैकमेल करते हैं, हमें ये बताते हैं कि अपने सदका दें, अपना खैरात दें, तो जो भी अपना गिल्ट है हमारा वो कहीं उसको वो नफ्सियाती तौर पर हमें समझे के प्रेशर देते हैं। और कितना अच्छा उनको आता है, अल्लाह आपको ये देगा, आपको अजर देगा। भाई तो अल्लाह तेरे कहने पे देगा तो तुझे क्यों नहीं दे दिया अल्लाह ने? अगर तुम्हारी दुआओं में इतना असर है तो बेटा तुम अपने लिए ही मांग लो। मगर अब ये वो बहस है जिसका कोई फायदा नहीं, हमारे बचपन से, हमारे बड़ों के बचपन से चला आ रहा है। मगर मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैं आज खास तौर पे सोच रही थी कि मैं मुर्तजा वहाब का नंबर लूं कहीं से। वो मेरी बड़ी अजीज दोस्त के बेटे भी हैं और इस वक्त वो अगर इख्तियार में है, मेयर हैं, तो मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूं कि एक काम तो करके दिखा दे मुझे, खुदा के वास्ते। मुझे ये छोटा सा काम है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। ये बिजली के मीटर नहीं लगाने, ये कोई गैस की फराहमी नहीं है, ये कोई करप्शन का केस नहीं है। ये एक छोटा सा ऐसा काम है कि आपको बहुत बड़ा हीरो बना देगा वो। मैं मुर्तजा वहाब को खास तौर पे ये मुखातिब करके कह रही हूँ। फौजिया वहाब के वो बेटे हैं और मुझे लगता है कि कम से कम इस अगली जनरेशन में कुछ तो सेंसिबिलिटी में फर्क होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो होगा। और मैं यकीनन उनका नंबर लेकर उनको फोन ही करूंगी। आज एक दफा मुझे फोन किया था, बहुत, हाँ बिल्कुल। तो वो जब नए, बल्कि हम ट्राई करते हैं उनको लाइन पे लेने की भी। आपने अब चूंकि बड़ा अहम इशू उठा दिया बुशरा, हम टीम से कहते हैं ट्राई भी करें। अगर मुर्तजा वहाब साहब मेरा कराची आ भी हो तो आप हो सकता है आपकी बात सुन ले, क्योंकि हम तो यहाँ पर बोल बोल के थक जाते हैं और इस टॉपिक को तो हमने इतनी मरतबा आपा कवर किया है, लेकिन जाहिर है हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का कोई जवाब नहीं मिला। ये एक माफिया है, इसको कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता। अगर ये इतना सा काम कर ले, इसमें खर्चा नहीं है, खुदा की कसम, कोई पैसा, कोई पेंशन,
कोई किसी किस्म की आपको फंडिंग नहीं करानी पड़ेगी किसी हुकूमत से। झाड़ू पे क्या खर्चा है, मैं ही ले दूंगी 36,000 झाड़ू, मैं खरीद दूंगी लोगों को। मतलब मेरे जैसे 50,000 और होंगे झाड़ू, हम शहरी उठा के इकट्ठा करके एक जगह ढेर लगा देंगे। मगर आप ये पकड़ धकड़ करें और आप इनके हाथ में झाड़ू दें और वॉच करें कि ये सफाई कर रहे हैं और उसके बाद उनको पैसे दें। ऐसे मत दें उनको पैसे। अब वो आपा, लेकिन इसमें एक और बात है ना, हम अक्सर ये भी देखते हैं कि इन्होंने तो सिग्नल्स बांट रखे होते हैं, इन्होंने चौक चौराहे बांट रखे होते हैं और ये कहते हैं हम इतने हजारों लाखों कमा लेते हैं कि हमें काम की जरूरत नहीं है। जी, तो वो सारे माफिया को पकड़े ना। बात तो बेसिक में उधर ही आ रही थी। इट्स नॉट सो सिंपल कि आप झाड़ू दे दें, आप उस माफिया को पकड़े और जो लोग खड़े उन्हें पकड़ के गाड़ियों में भर के बकरे की तरह ले जाके कहीं छोड़ दें। वरना कहे कि ये लो पकड़ो झाड़ू और तुम जो भीख मांग रहे हो ना, मैं तुम्हें अभी 100 रुपए दूंगा यहाँ से लेके 1 मील तक झाड़ू लेके और कचरा उठा के डब्बे में डालो, तो 100 रुपए उससे कमाए। वरना अगर वो नहीं कमाएंगे पकड़ ले उनको, रख ले 2 रातें जेल में, रोटी खिलाए उनको। और आपा ज़ाहिरा ये सख्ती करना आपा ज़ाहिरा बहुत ज़रूरी भी है। एक आपने हुकूमत की ज़ाहिरा चीज़ हाईलाइट की, हुकूमत की तरफ से ज़ाहिरा ये अगर इस पर सख्ती की जाए तो लोग सोचें 10 मरतबा किसी को डिस्टर्ब करने से पहले या भीख मांगने से पहले। ऐसे में आपा लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर ज़रूर मुझे कॉमेंट कीजिए। ये सिर्फ हमारी डिस्टर्बेंस का मसला नहीं है कि हमें बुरा लग रहा है भाई, ये पूरी कौम का एटीट्यूड है। ये आप देखिए इतनी मेहनत से लोग कमाते हैं वो जो, और मैं अप्रिशिएट करूंगी। इतवार बाजार एक दिन में गई, पता नहीं कितने सालों बाद, छोटे छोटे पठान बच्चे, खुदा की कसम पठानों पे आफरीन है, वो अपने बच्चों से बिल्कुल भीख नहीं मंगवाते, वो मजदूरी करवाते हैं, जूते पॉलिश करा लेंगे, वो चौकीदार बना लेंगे, टैक्सी ड्राइवर बना लेंगे, ये आफरीन है उनपे। अब ये मैं किसी फिरके तबके की बात नहीं करी कि पंजाबी ऐसे तो सिंधी वैसे तो पठान वैसे, मैं एक रवैये की बात कर रही हूँ कि वहाँ नहीं है ये। मगर आपने अपने बच्चों को ढीठ बगैरत बना दी और ईद के सीजन में आके पूरे पाकिस्तान पे आपने हमला कर दिया। खाना पीना क्या गुजरना, और फिर उनकी आप दीदा दिलेरी देखिए कि वो शीशे पे नॉक करते हैं, आपके सब्र को आजमाते हैं, पीछे पीछे भागते हैं और आप अपने दिल में अपने से लड़ रहे होते हैं, हाय अल्लाह मैंने इसको। और ये मामला कि इसको ज़रा हम इसलिए भी हाईलाइट किया कि हमें डिस्करेज करना है, एज अ सिटीजन भी हमें ये काम करना है, ज़रा हुकूमत की भी जिम्मेदारी। आप बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, बहुत अहम मौजूद जिस पर आपने बहुत उम्दा राय दी है। लेकिन नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मुकम्मल होने पर अब से कुछ देर बाद नमाज मगरिब से कबल लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़ की सादत हासिल करेंगे। मसाजिद में मौजूद भी हैं कुछ सारे लोग कर रहे हैं और इस हवाले से इंतज़ामात भी जारी हैं। एतकाफ़ में बैठने वाले अफराद आज 20 रमज़ान मुबारक से चांद रात तक मसाजिद में क़याम करेंगे, खुशो खुजू के साथ इबादत करेंगे। इस्लाम में एतकाफ़ की अहमियत और क्या फ़जीलत है, इस पर हम आज बात करेंगे। अल्लामा इमरान बशीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अल्लामा साहब, एतकाफ़ की अहमियत, इसकी फ़जीलत के बारे में सबसे पहले बताएं कि इसकी कितनी अहमियत है हमारे दीन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ़ का लफ्ज़ी तर्जुमा है हुवा यअतकिफ़ुज़्ज़ुनूब व युजरा लहू मिनल हसनात कआमिलिल हसनात कुल्लिहा, कि ये गुनाहों से बचने वाला इंसान बन जाता है और इसके लिए नेकियों का सर्कल ऐसे ही चलता है कि जो खैर के काम ये मस्जिद से बाहर भी कर रहा था, एतकाफ़ में बैठने की बरकत से अल्लाह वो सारी खैर बरकत इसको यहाँ भी वो अता फरमाते हैं। और किसी को शब कदर नसीब हो ना हो, अल्लाह की कसम एतकाफ़ में बैठ के सोने वाला भी शब कदर की फजीलत और बरकतें हासिल कर लेगा। इसलिए तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह से मांगें। आज हम अंदर से तन्हा हो चुके हैं, सही हमें नज़र आ रहा है कि मेरा कोठी बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी ये गाड़ियाँ, मेरी ये बीवी बच्चे, मेरा फ़लाँ दोस्त अहबाब, लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मुहासबा करें। जो बंदा भी गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ है, जो नेक है उसकी बात नहीं कर रहा, जो भी गुनाहों में है, अल्लाह की कसम वो थोड़ा सा सोचेगा तो उसको महसूस हो जाएगा कि मैं अंदर से तन्हा हूँ, उसका कोई साथ नहीं। तो साथी बनाना है तो अल्लाह की ज़ात को, इससे बेहतरीन और ख़ूबसूरत मौका कोई नहीं। जिस सुन्नत को मेरे आपके आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा एहतमाम के साथ इसका अमल किया, आइए इस दफ़ा हम भी अल्लाह से मांग कर इत्काफ़ में बैठ कर देखें तो सही, क्या रब की रहमत है, क्या बरकत है। हदीस पाक में आता है, मन अतकफ़ यौमन इब्तिग़ा वजहिल्लाह, जो अल्लाह के लिए एक दिन एतकाफ़ में बैठ जाता है, अब अदहुल्लाहु बैनहु व बैनन नार सलासा खनादिक, अल्लाह इसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फासला फरमा देते हैं और एक खंदक का दूसरी खंदक तक
ऐसे ही फैसला जैसे ज़मीन व आसमान का। और क्या कहा कहने वाले शायर ने, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। आ जाएं रब के दर पे और आके अपना डेरा लगा लें। जैसे इंसान को किसी से प्यार हो जाता ना, तो उसके पास चक्कर भी लगाता है, उस पर पैसा भी खर्च करता है और उसके लिए भूख खाना भी छोड़ देता है, और मामला हल ना तो जाके डेरा लगा लेता है। तो ये चक्कर लगाने वाली मिसाल जैसे नमाज के लिए हम आ रहे हैं, भूख बर्दाश्त करने वाली रोज़े का मामला हो गया, और अपनी जान का नजराना जिहाद का मामला हो गया, और जाके डेरे लगा लेना वो एतकाफ़ की सूरत में हो गया। तो आइए मिलकर अज़म करें, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। अल्लाह, बहुत खूबसूरती से अलामत ने ज़ाहिर है एतकाफ़ का मतलब भी समझाया और इसकी फजीलत को भी आपने उजागर किया। अच्छा अलामा साहब, औरतों के एतकाफ़ में और मर्दों के एतकाफ़ में क्या फ़र्क है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं? जिस तरह ये भी कहा जा रहा होता है कि ख़वातीन घर का काम भी कर सकती हैं लेकिन मर्द उस तरह से नहीं कर सकते, वो उनको एक जगह पर रहना होता है, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। मस्जिद में ज़ाहिर है उनको मर्द हजरात तो मस्जिद में बैठेंगे और ख़वातीन घर में एक कमरा मखसूस कर लें, बल्कि मैं तो ये गुजारिश करूँगा पूरे साल के लिए एक जगह मुकर्रर कर दें। अल्लाह उस कोने की बरकत से, बेशक एक मुसल्ले की जगह क्यों ना हो, ये हमारी नमाज की जगह है, उसकी बरकत से घर में अल्लाह की रहमतें उतरती रहेंगी। रहा मामला औरत घर के कामकाज कर सकती है, अगर कोई नहीं है तो बिल्कुल कर सकती है। और अगली बात भी सुन ले, मर्द को अगर कोई खाना पहुँचाने वाला नहीं है तो वो अपना खाना लेने के लिए भी जा सकता है, वो भी अपना काम कर सकता है। अगर उसके पास नहीं है, बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जा सकता है। और कई हज़रात एतकाफ़ को अपने चेहरों पे कपड़ा बांध लेना और किसी से बात बिल्कुल ना करना, इतनी शिद्दत या सख्ती में मत जाएं। वैसे दुनियावी बात तो मस्जिद में वैसे नहीं करनी चाहिए, अलबत्ता आप किसी को वाज़ो नसीहत कर सकते हैं, आप ज़िक्र अज़कार करिए, आप दूसरों को कुरान पाक पढ़ाएं, ख़ुद कुरान पाक पढ़ें। जितना एतकाफ़ में बैठ के कुरान से जुड़ेंगे, इससे बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम। अच्छा अल्लामा साहब, ऐसे में कुछ लोग किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास ख्वाहिश के लिए, जैसे शादी की नीयत कर लेना या कोई जॉब के हवाले से सोच लेना या कोई अल्लाह से एक चीज़ मांगने के लिए ये नीयत करते हैं कि मैं इस नीयत से एतकाफ़ की हालत में जा रहा हूँ, क्या ये दुरुस्त होता है? देखिए, एतकाफ़ रब से एक मुलाकात का और रब के करीब होने का, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का ये अमली एक वजीफ़ा है कि या अल्लाह तेरे साथ सुलह करने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें तो नीयत यही रखें कि या अल्लाह तुझसे सुलह करने आ रहे हैं, बाकी मेरे जो मसाइल हैं, जो हाजतें हैं, तो इस एतकाफ़ के सदक़े से मेरी वो हाजतें पूरी फरमा दे। इसमें कोई हर्ज नहीं, हमने अल्लाह से नहीं मांगना तो और किससे मांगना है? चाहे वो शादी का मामला है, चाहे वो बिज़नेस का मामला है, चाहे कोई कर्ज़ है, कोई परेशानी है, टेंशन है, या अल्लाह मैं तेरे दर पे आ रहा हूँ, मेरी ये मजबूरियाँ हैं, मेरे ये मसाइल हैं, ये तो अपने फजल व करम से और इस बाबरकत वो अमल जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी ज़िंदगी करते रहे एतकाफ़ का एहतमाम, इस अमल की बरकत से मेरी तमाम परेशानियों को, उम्मत की परेशानियों को दूर। आमीन। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। क़ससुल अंबिया और उसके सिलसिले में आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत और बादशाहत दोनों अता की और आप अलैहिस्सलाम को तस्खीर जिन्नात और शयातीन की क़ुव्वत से भी नवाजा। कुरान मजीद में 16 मकामात ऐसे जहाँ पर आपका जिक्र आया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम जानवरों की बोलियों के इल्म से भी नवाजा गया, तो कैसे वो कम्युनिकेट करते थे। आज अल्लाह ताला के उस बरगज़ीदा नबी के बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। इस नशिस्त में स्कॉलर डॉक्टर खुर्रम इलाही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हालात ज़िंदगी से ही आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और बचपन में ही दाऊद अलैहिस्सलाम को तो लोगों ने देखा कि ही सो ब्रेव और लोगों के दिल माइल हो गए, और बचपन में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जहानत की वजह से जो कौम है वो मान गई कि यकीनन यही अपने बाप के सही फ़र्जंद हो सकते हैं, लाइक यही उनकी जो लेगेसी है उसको लेके आगे बढ़ें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बहुत ही कम उम्री में आपको ख्याल रखना था अपने अब्बा की उस सल्तनत का,
और आपने अल्लाह ताला से एक दफ़ा दुआ भी की थी, अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो पहले किसी के पास ना हो। आपके अब्बा भी जानवरों से गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन उस तरह नहीं था जिस वुस्सत के साथ, तमाम ज़ीरू के साथ उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बात कर सकते थे। हमने कल बताया कि मेंढक से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू हुई, लेकिन उनके बेटे खुसूसन जो परिंदे हैं उनकी बोलियों के ऊपर बहुत महारत रखते थे। और यहाँ पर मुस्लिम तहज़ीब की बड़ी तरीन नज़म ने भी अपना नाम, अपना टाइटल मुस्तार लिया कुरान मजीद फुरकान हमीद से, और वो है टाइटल मंतक़ तैर, जो हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार की किताब है, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाइफ से इंस्पायर्ड है काइंड ऑफ, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों से बहुत ही अच्छी तरह गुफ्तगू कर लेते थे। और आगे जाके अभी मैं हुदूद का भी जिक्र करूँगा, जो उनका बड़ा करीबी मुशीर व वज़ीर और उनके लिए ख़बर रसां के तौर पे काम कर रहे होते थे। तो आप जानवरों के साथ गुफ्तगू कर सकते थे, और आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात आए जो हमें मुख्तलिफ़ कुतुब में, मतबूआत में मिलते हैं, जहाँ आपने जानवरों के साथ गुफ्तगू की। और इसके अलावा यही नहीं, इवन अल्लाह ताला ने जो हवाएँ हैं उनको भी आपके हुक्म के ताबे रखा हुआ था, आप हवाओं से गुफ्तगू करते थे। और इसको अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें तो ये है कि आपका एक बहुत ही वसी तख्त था, जिस पर आप सोने की एक पूरी थ्रोन पर, कुर्सी पर बैठा करते थे, और उसके ऊपर कई हज़ार कुर्सियाँ लगती थीं जो आपके वज़ीर, मुशीर, उन जिन्नात की होती थीं। और फिर आप हवा को हुक्म देते थे कि आप इसको लेकर जाएं, और उस ज़माने में जो महीनों का सफ़र होता था वो आप थोड़ी देर में कर लेते थे। और जब आप बुलंदी पर जाते थे, और ख़ुसूसन परिंदों से आपकी दोस्ती इसलिए है तो वो क्योंकि आप बुलंदी पर जाते थे तो सूरज की तपिश ज़्यादा हो जाती थी, तो वो परिंदे ऊपर साया किए रखते थे जब तक आप एक मकाम से दूसरे मकाम के ऊपर जा रहे होते थे। और ये आपके तख्त की स्टोरी आगे जाके तख्ते बल्कीस से भी अभी जाके मिलने वाली है, कि आपका भी एक तख्त है और एक और तख्त किसी और ने भी देख लिया। यही नहीं, तांबे का भी एक बहता हुआ तांबा आपको अल्लाह ताला ने नसीब में दिया, और उसकी ज़रूरत इसलिए थी कि आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा काम जो है जिन्नात से कराते थे। जिन्नात भी आपकी बात सुन रहे होते थे, तो जिन्नात से आप बड़े बड़े पानी के बर्तन बनवाते थे, बड़े बड़े कढ़ाइयाँ और देगें, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप खाना खिलाते थे लोगों को। तो इतने बड़े बर्तन बनवाते थे कि उसमें पूरे का पूरा पानी का हौज़ आ सकता था, और उसके लिए कितनी वसी तादाद में तांबा चाहिए होगा। मुझे यूँ लगता है कि जैसे मोल्टन लावा, वी हैव नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग इट स्टिल येट, लेकिन उस ज़माने में लावा के, या हम यूँ समझने के लिए लावा के ऐसे ऐसे पूरे समझ लें वादियों से वो गुज़र रहा होगा, तो वो इसलिए चाहिए था कि आगे इतनी बड़ी एक फोर्स खड़ी थी जिन्नात की, जिनको उतनी बड़ी सप्लाई लाइन चाहिए थी ताकि वो चीज़ें बनाते रहें और वो चीज़ें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी ज़िंदगी में इस्तेमाल में आती रहें। इसी तरह एक दफ़ा चूंटियों का वाक़या मिलता है आपकी ज़िंदगी में, कि चूंटियों ने देखा और कहा कि जल्दी जल्दी छुप जाओ, सलमान और उनके सिपाही आ रहे हैं। तो जैसे सलमान अलैहिस्सलाम इस वाक़े पे बहुत हैरान हुए, बहुत मुस्कुराए, और ना आप उस चूंटी से बात की, और फिर आपने बाकी सबको भी बताया कि इनकी भी पूरी तहज़ीब होती है, ख़बर लेके जाते, ख़बर लेके आता है, ख़बर लेने वाले ने मुझे सुन लिया था। और फिर आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मुझे उनकी आवाज़ दी, जिसकी वजह से मैंने उनको कुचल ना डाला। और दूसरी बात कि हर ज़ीरू अल्लाह ताला से बात कर रही होती है, और अल्लाह ताला ने हर ज़ीरू को एक फ़ैकल्टी दी हुई है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ इतने बड़े आपको तहाइफ मिलते हैं तो आजमाइश भी आ जाती है। ऐसे एक मशहूर वाक़या है कि आप एक दफ़ा बहुत ही खूबसूरत घोड़े थे जिनको आप देख रहे थे, और आप मुआयना कर रहे थे उन घोड़ों का, तो आप उसमें इतने मगन हो गए कि इबादत का वक्त गुजर गया। तो समझाने की बात अल्लाह ताला ने ये समझाई कि आपको जितना मर्ज़ी बड़ी सल्तनत, ताकत दे दी जाए, गफलत या नफ्स का हमला किसी वक्त भी हो सकता है, और बड़े से बड़े आदमी को उससे बचते रहना चाहिए और ख़ुद परस्ती से बाहर रहना चाहिए, वरना आप अपने अंदर इतने महव हो जाएंगे कि आप हो सकता है याद अल्लाह से थोड़े ज़्यादा गाफिल हो जाएं या दूर हो जाएं। लेकिन आपकी ज़िंदगी का बड़ा वाक़या ये होता है कि आपके पास एक बड़ी खूबसूरत हुदूद होती है जो आपके लिए खुसूसन पानी ढूंढा करती थी। जब आप ट्रैवल कर रहे होते थे तो बताती थी कि पानी वहाँ पर है, और आप इसके अलावा इस तरह के और भी हुक्म उसे देते रहते थे, वो आपके लिए ख़बरें लाया करती थी। एक दिन वो लेट हो गई, तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने बहुत गुस्से से कहा कि देखो, अगर आज वक्त पर ना आई मैं इसको अब छोड़ूंगा नहीं। तो हुदूद को ये खबर पहले ही पहुंच गई, तो हुदूद ने अपने दोस्तों से कहा, तो उन्होंने और कुछ कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी अच्छी रीज़न के लिए है तो मैं इसकी बात ज़रूर सुनूंगा। तो हुदूद ने कहा अच्छा, फिर तो मैं आराम से बच जाऊंगी। तो उसने आकर उनको बताया कि मैंने एक बिल्कीस नामी मलका का आगे जाके महल देखा है, उसका भी बहुत खूबसूरत तख्त है और बहुत ही ज़्यादा लोग उसके नीचे उसकी राया है, और उसका तख्त भी तकरीबन आपके तख्त जैसा ही है, और वो सबा के जो लोग हैं वहाँ पर है, और मारब शहर की वो हुक्मरान है।
हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बहुत एक्साइटेड हुए और उन्होंने कहा कि मैंने तो अल्लाह ताला से ख्वाहिश की थी कि सबसे बड़ी सल्तनत मेरी होगी। आपने फ़ौरन से पहले चिट्ठी मंगवाई और उसको चिट्ठी रख भेजी कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि तकब्बुर मत करो और एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। सबा के जो लोग थे ये इबादत करते थे सूरज की परस्तिश किया करते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल सेंट्रिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो उनको उसमें जो सबसे बड़ा सितारा नज़र आया उस ज़माने में सूरज था, जिस वाला उन्होंने उसकी परस्तिश शुरू कर दी और उनके तमाम सिम्बल्स जो उनकी सोसाइटी, उनके जगह जगह बने होते थे, वो सूरज के थे। बल्कीस को जब ये ख़त मिला तो वो भी बहुत बाज़ौक़ खातून थी। उन्होंने उस ख़त को सामने रखा और उनको भी बड़ा अपने जलाल वो था कि इतनी ज़मीन मेरे पास है, इतना बड़ा तख्त मेरा है। उन्होंने आखिरकार अपने मुशीर बुलाए और उन्होंने कहा देखो मैंने आज तक कोई फ़ैसला तुम लोगों से पूछे बगैर नहीं किया, अब बताओ क्या किया जाए। तो वहाँ मुशीरान ने उनको ये कहा कि देखें जब भी कोई बंदा हमला करता है तो वो उस इलाके के इज़्ज़तदार लोगों को स्लेव बनाता है और ये बड़ा ही मायूब बात होती है। हमें भी एहतियात करनी चाहिए, हमें भी जंग को पोस्टपोन करना चाहिए। शुड नॉट बी आवर फर्स्ट स्ट्रेटजी। उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने कहा इस तरह करते हैं कि आप उसको तहाइफ भेजें, तोहफे से आपका ज़ौक़ उसको पता चल जाएगा, तोहफ़ा मौसूल करते उसका ज़ौक़ आप पर ज़ाहिर हो जाएगा। तो उन्होंने तहाइफ के लिए तैयारी की और सोने की ईंटें भिजवाईं, ग़ुलाम भिजवाए और काफ़ी इस तरह के महंगे हीरे जवाहरात आपने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के लिए भिजवाए। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को ख़बर हो गई। अभी वो लोग तोहफे लेके वहाँ से चले ही थे, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने रस्ते में सोने के पूरे फ्लोर बनवा दिए, जिन्नात को हुक्म दिया और अपने तांबे की खूबसूरत वो क्या उसे कहते हैं जानवरों के बड़े बड़े स्टैचूज़ रखवा दिए और जानवर उस पर ज़िंदा भी हैं, स्टैचूज़ की सूरत में भी हैं, और ताकि जब वो लोग आना शुरू हों तो उनको दूर से पता चल जाए कि वो एक नई सल्तनत में दाखिल हो रहे हैं और उस सल्तनत की जो ग्रैंडियासिटी है वो बिल्कीस जैसी नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत हैरत अंगेज़ किस्म का, बड़े पंप एंड शो किस्म का उनको वेलकम दिया। अब वो लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वो बहुत घबरा गए, जो गुलाम थे या जो सफीर लेकर आ रहे हैं, आगे देख रहे हैं कि सोना ही सोना है, सोना ही सोना है और इतने हैरत अंगेज़ किस्म के जानवर इस्तकबाल में खड़े हुए हैं। वो वहाँ जाते हैं तो वो जाके उनके आगे तहाइफ रखते हैं। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम माजरत करते हैं, तहाइफ लेने नहीं लेते, लेकिन उनका बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करते हैं और उनको कहते हैं कि आप बल्कीस को मेरा पैगाम दीजिए। तो ये पैगाम अभी लेते ही वो लोग तहाइफ लेके वापस जाते हैं। बल्कीस के सामने जाकर वो तहाइफ वापस करते हैं और बताते हैं कि हज़ुर मलका वो तो हज़रत बहुत आगे हैं, वहाँ पर इतना सोना जिन्नात उनके काबू में है। और बहुत ख़ुसूसन बात बताते हैं कि तीनों तरह के लोग उनके काबू में, इंसान, जिन्नात और परिंदे। यानी उनका जो जब वो किसी जंग के लिए जाएंगे तो वो तीन तरह की फोर्सेस लेके आएंगे। बल्कीस बहुत माइल होती हैं, वो फ़ौरन से पहले अपना खलीफा किसी को चुनती हैं और अपना खलीफा चुनते ही वो ये फ़ैसला करती हैं कि वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम से ख़ुद मिलने के लिए जाएंगी। तो वो आपसे मिलने के लिए आ रही हैं। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को फिर खबर हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर रखा था इतना कुछ हवाओं को कि वो उनको खबर आ जाती थी। एनीवे वो वापस आ रही होती हैं तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम तख्त लगाते हैं और फ़ौरन कहते हैं कि बल्कीस के आने से पहले पहले जो उसका तख्त लेकर आएगा उसके लिए ख़ुसूसी एक इनाम है। एक जिन ने कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं इतने टाइम में लेकर आऊँगा। उन्हीं के दरबार में एक अल्लाह ताला के वली साहिब और अल्लाह ताला के दोस्तों में से आसिफ बिन बरखिया शामिल थे, जिन्होंने कहा कि मेरे पास इसमें आज़म की ताकत है और मैं पलक झपकने से पहले पहले टेलीपोर्ट कर सकता हूँ उस तख्त को और वो यहाँ पर आ जाएगा। और जिन्नात तमाम ज़ीरू हैरान रह गए कि वाकई अल्लाह वाले और अल्लाह के दोस्तों के पास इतनी ताकत है। तो उन्होंने इसमें आज़म का जिक्र किया और एक पलक झपकने में उनका तख्त वहाँ पर आ गया। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बहुत खुश और उन्होंने कहा कि इस तख्त में कुछ छोटी सी तब्दीलियाँ कर दें कि वो ये बिल्कुल आइडेंटिकल ना लगे उनको कि उन जैसे। खैर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम इस्तकबाल करते हैं, बल्कीस आती हैं और सबसे पहले उनको उन्हीं के तख्त के पास लेकर जाते हैं और वो कहते हैं कि आप बताइए ये क्या है। वो कहती हैं अरे ये तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसे ही तख्त है, मेरा तख्त भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ पर हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम उन्हें कहते हैं कि अगर दुनियावी मामलात में इतना आसानी से इंसान धोखा खा सकता है तो सोचो कि रब को पहचानने में तुम्हें कितनी एक ज़ोर चाहिए था, एक ज़रूरत से ज़्यादा आपको अटेंशन देनी थी जो आपने नहीं दी। तो दुनियावी मामलात में आप इतना आसानी से धोखा खा रही हैं, तो रब को पहचानने में आपने कितना बड़ा धोखा खाया कि आप और आपकी पूरी आबादी उस सूरज की परस्तिश करती है जो ढल जाता है और अल्लाह की एक अल्लाह के लिए उस कायनात में उसकी क्या वक़्त है। तो वो बहुत मुतासिर होती हैं आपकी बात सुन के और आप उन्हें बताते हैं कि ये आपका ही तख्त है और मैंने इसको यहाँ पर मंगवाया है।
आखिरकार आप उनको लेके फिर अपने महल के खुसूसी हिस्से में जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर वाक़या होता है। उसका जो फ्लोर होता है उसके नीचे पानी होता है और ऊपर शीशा या आईना बिछा होता है और उस शीशे की वजह से इस तरह लग रहा होता है कि वाकई आप पानी में ही पाँव रखने वाले हैं। वहाँ पे हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बिल्कीस को कहते हैं कि आप आइए, तो वो अपने पैरहन को थोड़ा बुलंद करती हैं तो उनको ऐसे महसूस होता है कि ये पानी है। इस वाक़े पर जिस ज़माने में उम्मत इल्म को तरजीह अव्वल रखती थी, इस वाक़े के ऊपर सिर्फ किताबें अगर हम इकट्ठी करें तो ज़मीन से पता नहीं कई फुट ऊपर चली जाए। और कई उलमा ने लिखा कि पानी की मिसाल कुरान मजीद में जहाँ भी आएगी वो इल्म के लिए एक सिंबल के तौर पर, तमसील के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इस वाक़े में छुपी हुई बात अल्लाह ताला ने ये बतानी थी कि बल्कीस का इल्म कम है और सलमान इल्म ज़्यादा रखते हैं। और जाहिर बात है अल्लाह ताला कुरान मजीद बताते हैं कि हर इल्म वाले के ऊपर दूसरा इल्म वाला होता है। तो खैर ये वाला बात जैसे ही मुकम्मल होती है तो वो बहुत मुतासिर होती हैं और आखिरकार ये फ़ैसला होता है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम निकाह करेंगे बल्कीस से और आखिरकार वो आपकी ज़ौजा बन जाती हैं और इस ज़िंदगी में आपका सफ़र शुरू होता है। अहम बात की जाए तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कहा जाता है कि बहुत लंबी ना थी। आपने सिर्फ 12-13 साल की उम्र में अपने अब्बा का तख्त संभाला और बाद में फिर आप आगे बढ़े और सिर्फ 40 से 43 सालों में ही आपको जो वक्त मिला वो सल्तनत को चलाने का था। लेकिन आपके पास ऐसी पार्स थी, यानी कि आपके लिए एक तो वक्त घट जाता था क्योंकि आप इतनी तेज़ी से तय कर रहे होते थे कि हमने ये जो वाक़यात इतने बयान किए उनको तजुर्बा करने का मौका उनको इसलिए मिला कि उनके पास ऐसी ताकतें थी जिसकी वजह से वो कर लेते थे। और उसके बाद वो बड़ा काम कि आप हैकल सुलेमानी की कंस्ट्रक्शन का हुक्म देते हैं। इसकी भी तफसील में जाया जाए तो ये सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्वाहिश आई थी कि अल्लाह मेरा महल तो इतना खूबसूरत है, लेकिन अजब बात है कि इन्होंने जब भी परस्तिश करनी होती है मेरे लोगों ने तो वो उस ताबूत सकीना को किसी भी एक झोंपड़ी में रखते हैं और उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं, इबादत करते हैं। तो ये ख्वाहिश हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में आई थी कि एक ऐसी इबादत गाह होनी चाहिए जहाँ ताबूत सकीना पड़ा और तमाम बनी इसराइल वाले उसके इर्द गिर्द इबादत कर सकें। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने तख्ते वो हैकल सुलेमानी की कंस्ट्रक्शन कैसे करवाई, कैसे हुई और फिर खुसूसन हैकल सुलेमानी क्या है, दीवार गिरिया क्या है, इसके ऊपर हम कल गुफ्तगू करेंगे हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के साथ इंशाअल्लाह। तो हम कल इस पर बात करेंगे। और मैं आपका बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे और वाकई एक वाक़या ऐसा कि खो जाते हैं उसमें, एंजॉय भी कर रहे होते हैं, ज़ाहिर सुन के सीख भी रहे होते हैं बहुत से ऐसे वाक़यात जिनसे सबक भी ज़ाहिर हमने हासिल करना है, हमारे नाज़रीन ने भी, और यही हमारी एक कोशिश भी है क़ससुल अंबिया हमारे इस सेगमेंट के थ्रू। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करेंगे हाफिज़ हसीब तारिक अवान वाकंड से स्पेशली आए हैं हमारी इस ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब किस कलाम का इंतखाब किया? आज बड़ा बबरकत दिन है और आखिरी अशरे का आगाज़ है। मेरा दिल कह रहा है सैफुल मुलूक मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के पेश करता हूँ। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। सुभान अल्लाह। हो जे कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। ते माली दा कम पानी देना माली दा कम ओ पानी देना ते पर पर मशकां पावे मालिक दा कम ओ
फल फुल लाना ओ लावे या ना लावे ते लोकां मैनू ओए आण डराया लोकां मैनू आण डराया रात कबर दी काली पर मैं सुनिया उथे होए उसने आना जिद मोडे कमली काली हो मैं सुनिया उथे होए उसने आना जिद मोडे कमली काली ते बाप मरे सिर नंगा होंदा वीर मरण कंड खाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा अदे कौन करे रखवाली जे कतरा हो बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा 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 मेरा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसी बहुत शुक्रिया इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया आपने। नाजरीन, आज की ट्रांसमिशन से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।